गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब जरूर अच्छे होंगे और अभी के इस समय में एक एक पल का उपयोग कर रहे होंगे और जी तौर मेहनत कर रहे होंगे और करना भी है, क्योंकि अगर आपको सफलता चाहिए तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि बिना मेहनत के सफलता प्राप्त हो नहीं सकती है। आइए आपके बीच हम चर्चा करते हैं सेट 8 के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सेट 8 के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है सेट 8 का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके बीच है, 230 वोल्ट का एसी दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। क्या कह रहा है, 230 वोल्ट का एसी दिया है, यानी आपकी वोल्टेज 230 वोल्ट है। हमारी करंट कितनी है, 5 एम्पियर है। हमारे पास थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। आपसे कह रहा है प्रतिघाती शक्ति। तो साहब जी प्रतिघाती शक्ति होता है VI साइन फाई। अगर यहां पूछता सक्रिय शक्ति तब हम लोग क्या करते, VI कॉस फाई। ठीक है, V बराबर क्या होता, Q बराबर होता VI साइन फाई। ये मेरी क्या है, रिएक्टिव पावर है। ठीक है, ये मेरी क्या है, रिएक्टिव पावर है। पहली चीजें। दूसरी बातें, अगर यहां पर पूछता आपसे एक्टिव पावर तो आप क्या बोलते, एक्टिव पावर का मान होता है VI cos फाई, है ना। इसका यूनिट आपका वाट होता है और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर। रिएक्टिव VAR होती है। अब यहां से हम लोग चलते हैं Q इक्वल टू VI साइन फाई। तो V का मान हमने कितना लिख दिया, 230 लिख दिया। I मेरा क्या है, 5 है। साइन फाई क्या है, साइन 30 डिग्री है। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करने का कष्ट करिए साहब, क्या हो जाएगा। साइन 30 आपका क्या होता है, 1/2 होता है। 230 गुना 5 गुना 1/2 बराबर, आप बताइए कितना हो गया। ये आपका 575 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप यही तरीका है आंसर देने का। अगर गलती से आपसे पूछ लिया जाए कि साहब जी हमारी अपरेंट पावर एस क्या होगी, तो आप V और I का गुणनफल कर दीजिएगा। यही मेरी अपरेंट पावर एस होती है, जिसका यूनिट वोल्ट एम्पियर होता है। क्या होता है इसका यूनिट, वोल्ट एम्पियर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ है तो कलेक्टर की करंट IC का मान कितना दिया है, 1 मिली एम्पियर दिया है। अमीटर करंट IE का मान कितना दिया है, 1.01 मिली एम्पियर दिया है। अब कह रहा है ट्रांजिस्टर की GC धारा लब्धि यानी बीटा बराबर व्हाट। अगर एक छोटा सा रिलेशन हमको मालूम चल जाए तो हम 2 सेकंड में इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, हम जानते हैं IE बराबर क्या होता है, IC प्लस IB होता है। क्लियर। हम यहां से IB निकालना चाहें तो IE माइनस हमको क्या करना पड़ेगा, IC करना पड़ेगा। तो 1.01 माइनस 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 0.01 मिली एम्पियर। मुझे क्या मिल गया, IB मिल गया, बेस करंट मिल गया। अब जब बेस करंट हमें यह प्राप्त हो गई है तो आप बड़े आराम से IC बटा IB, बीटा क्या होता है, बीटा होती है हमारी IC बटे IB। अब IC का मान देखिए कितना है हमारा, 1 मिली एम्पियर है, तो हमने यहां 1 रखा। IB मेरा कितना है, 0.01 है। सिंप्लीफाई कर लीजिए और तुरंत बताइए, 1 मिली एम्पियर बटा 0.01 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर कोई मीनिंग ही नहीं बचा। हमारा फाइनल वैल्यू क्या हो गया, आपका 100 एम्पियर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी। तो हम लोग यहाँ पे एम्पियर नहीं लेंगे, इसीलिए ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ भी मिली एम्पियर यहाँ भी मिली एम्पियर, दोनों रेशियो है। और सेम राशि का जब रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी धारा लब्धि है यानी आपका बीटा है, उसका मान कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, बीटा का मान कितना हो गया, 100 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा नीचे दिए गए संकेत को पहचानिए। ये डेंजर का साइन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, प्लस ये ऐसे पता चल रहा है कि अगर आप इस बाड़ी को छूते हैं, अगर आप इसको टच करने का प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली हमारी क्या होगी,
बिजली का झटका लगेगा, डेफिनेटली क्या होगी, बिजली का झटका लग सकता है। तो इसलिए ये जो संकेत है, ये संकेत है विद्युत खतरे से होने वाली चीजों को नहीं छूने के बारे में। किसके बारे में है, विद्युत के खतरे से होने वाले झटके से आपको बचना है, या इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स को, इलेक्ट्रिक अवयवों को, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स को कह रहा है कि मत छूइए। अगर छूइएगा तो आपको निश्चित रूप से बिजली का झटका लगेगा और आपका नुकसान भारी भरकम हो सकता है। ये ऑप्शन ए है। तारों के रोधन को, इंसुलेशन को हटाने के लिए, तो साथियों इंसुलेशन को हटाना है तो हम वायर स्टीपर का यूज करेंगे। स्टीपर से प्रेस करेंगे और फिर धीरे से जो ऊपर का इंसुलेशन उसको खींच लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी कंडक्टर बिल्कुल भी कट नहीं होनी चाहिए। हमारे स्टैंडर्ड कंडक्टर्स के अंदर की बात अगर है तो कोई भी कंडक्टर हमारा कट नहीं होना चाहिए, तब जाके ये माना जाएगा कि आपने अच्छे तरीके से क्या किया है, इंसुलेशन को हटाने का साहब काम किया है। तो मेरा राइट आंसर वायर स्टीपर। फाइल के माध्यम से तो हम लोग घिसने का काम करते हैं, मेटल को स्मूथ बनाने का काम करते हैं, एक्स्ट्रा जो पार्ट्स है उसको घिस घिस करके हटाते हैं। पाइप रिंच से पाइप को टाइट किया जाता है। स्क्रैबर एक मार्किंग टूल है, इसके माध्यम से मेटल पर चिन्ह देते हैं, चिन्हन औजार है, और मार्क देने के बाद बड़े आराम से हमको पता चलता है कि इसी पोजीशन पर हमें काम करना है ना, इस पोजीशन पर हमें होल करना है, इस पोजीशन पर हमें कोई भी मान लीजिए कि कोई भी आपकी योजना है तो उसको एग्जीक्यूट करना है। ये जानकारी इसी से हमको मिलती है। सामने जो तस्वीर दी गई है वो क्या बता रही है, कितने टर्मिनल्स हैं, 1 2 3 और 4। हो सकता है यह तस्वीर आपका इस रूप में भी हो, है ना, हो सकता है तस्वीर किस रूप में हो, इस रूप में भी हो, तो इसे भी आप क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट स्विच है। क्या है यह साथियों, इंटरमीडिएट स्विच है। और मेरे विद्वान साथियों आप ध्यान रखना, हमारी इंटरमीडिएट स्विच आपका 3 या अधिक जगहों से क्या करती है, 3 या अधिक जगहों से एक जगहों से बल्ब को नियंत्रित करने का काम करती है। क्या करती है, बल्ब को नियंत्रित करती है। 2 जगहों से अगर नियंत्रित करना है बल्ब को तो किसका यूज करेंगे, 2 जगह से करना है तो हम 2 वे स्विच का यूज करेंगे। और 2 वे स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। और हमारी जो इंटरमीडिएट स्विच है, यहाँ हम 3 या 3 से अधिक जगहों से बल्ब को नियंत्रित करना है तो इसका यूज करेंगे। इसमें कितने इंटरमीडिएट स्विच हैं, तो 4 आपके क्या है, इसमें 4 हमारे टर्मिनल हैं, एक इंटरमीडिएट स्विच और टर्मिनल कितना, 4। समझ गए। इसको क्रॉस भी यूज कर सकते हैं, पैरेलल भी यूज कर सकते हैं। एज पर द रिक्वायरमेंट एंड पोजीशन हम इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, हमारी जो इंटरमीडिएट स्विच है वही आपका सामने तस्वीर बनी हुई है। आगे हम बढ़ते हैं। चल रही ट्रेन में बैठा व्यक्ति, कोई ट्रेन जो है साहब लगातार क्या कर रही है, चल रही है, और यहां पर एक मानव क्या है, बैठा हुआ है। तो इस मानव के शरीर में ड्यू टू मोशन ऑफ द ट्रेन काइनेटिक एनर्जी होगी, और इसके स्टैटिक पोजीशन के कारण mgh होगी। तो कुल मिला के हमारी क्या हो जाएगी, दोनों ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा भी होगी और गतिज ऊर्जा भी होगी। क्योंकि अगर गतिमान है तो ए भी दोनों हो जाएगा। अस्थिर रहता तो हम सिर्फ एक ही का क्या करते, ध्यान रखते। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते। अस्थिर रहता तो हम एक ही का क्या करते, ध्यान रखते। अगला प्रश्न आइए साहब, अगला बड़ा मजेदार प्रश्न है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कुचालक पदार्थ के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की माप की जांच की जाती है। तो साहब कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसमें हम लोगों को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को जांचने की जरूरत पड़ती है। प्रश्न बड़ा मजेदार है, कोशिश करिएगा साहब जी। हमारे ट्रांसफर के तेल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमें जांचना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं यह 30 के भी प्रति mm हुआ करता है, और इतना स्टैंडर्ड यह होना चाहिए। अब इससे कम या इससे ज्यादा है, ये चीजें हम लोगों को चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, समय बीतता है, धीरे धीरे हमारे ट्रांसफर के तेल के रंगों में भी परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, पहले ये हल्का भूरा, फिर गाढ़ा भूरा, फिर जाके काला हो जाता है। जब काला हो जाए तो आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से रिटायर हो गया। इसमें ना इंसुलेशन की क्षमता बची है और ना ही इसमें कूलिंग की क्षमता बची है। ये आपके लिए बेकार हो गया। और बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी कि हमारा 140 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, फ्लैश पॉइंट होता है। ये भी छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान रखना है। इसीलिए मेरे विद्वान मित्रों आप सब ध्यान रखिएगा कि हमारा ब्राउन, डार्क ब्राउन और फिर जाके ब्लैक, इस हिसाब से इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के कम होने का प्रदर्शन होता है। क्या होता है,
कम होने का प्रदर्शन होता है, इसमें कोई शक नहीं। येलो नहीं होता है साहब, काला होकर के रिटायर हो गया। येलो तो आपका होगा क्या, येलो होगा हमारा ब्रीदर का सिलिका जेल। येलो क्या होगा, मेरे ब्रीदर का सिलिका जेल येलो होगा। इसलिए राइट आंसर यहां पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? तो मेरा कैपेसिटर जो है विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। हम जानते हैं यहां पर जो स्टोर्ड एनर्जी है वह हाफ CV का स्क्वायर हुआ करती है, और यह आपकी क्या है साहब, बाय द वर्च्यू ऑफ वोल्टेज काम करता है। यह वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है। क्या करता है, कांस्टेंट हमारे वोल्टेज को यह क्या करता है साहब, कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है। वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तन का सदैव मेरा कैपेसिटर विरोध करता है, और मेरी इंडक्टर यह क्या करती है, करंट के परिवर्तन का विरोध करती है। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म एनर्जी स्टोर करती है साहब। रजिस्टर कोई एनर्जी स्टोर नहीं करता। पावर लॉस के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है, मेरा रजिस्टर होता है। और ट्रांसफार्मर डेफिनेटली हमारे वोल्टेज को कम ज्यादा, करंट को कम ज्यादा करने के लिए कैपेबल होता है, योग्य होता है। वी आर गोइंग विद द ऑप्शन सी, संधारित्र कैपेसिटर, जिसका यूनिट होता है फैराड। अगला है कौन सी मोटर एक इंडक्शन मोटर के समान है? तो साहब ए सिंक्रोनस मोटर जो है इंडक्शन मोटर के समान है। आप ध्यान रखिएगा, ए सिंक्रोनस का मतलब होता है ऐसी मशीन जिसकी संरचना तो 3 फेज के जैसी है, पर उसके रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड ns यानी 120 F/p इसके बराबर नहीं है। समझ गए ना, क्या है, ns बराबर 120 F/p इसके बराबर नहीं है। हमेशा याद रखना, मेरे 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर की जो स्पीड है, nr की जो स्पीड है, ऑलवेज लेस देन क्या होती है, ns होती है। ns से सदैव इसका मान क्या होता है, कम होता है। इस लेकर के इसे हम किस नाम से जानते हैं, ए सिंक्रोनस मशीन के नाम से जानते हैं। और यह जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है सेल्फ स्टार्टिंग होता है। दोस्तों इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की जरूरत नहीं है, इसकी सुरक्षा के लिए स्टार्टर चाहिए। ओवर करंट और अंडर वोल्टेज से सुरक्षा के लिए चाहिए। जबकि मेरा सिंक्रोनस मोटर डबल एक्साइटेड होता है, फिक्स स्पीड पे चलता है। यहां सिंगल एक्साइटेशन देना है, और वह भी किसको देना है, तो इसके साथ स्टेटर में सिर्फ 3 फेज एसी देना है। रोटर में कुछ भी करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ये छोटी छोटी बातें आप सबको मालूम है, और उसी को हम लोगों को फॉलो अप करना है। इन्हीं कारणों से इसे किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा साहब, इन्हीं कारणों से इसे हम लोग ए सिंक्रोनस मोटर के नाम से जानते हैं। कह रहा है कौन सा प्रेरकत्व की इकाई है, तो हमारे जो इंडक्टेंस है L बराबर क्या होता है, φ/I होता है। फाइ के बदले में आप वेबर लिखिए, आई के बदले में एम्पियर लिखिए, तो एक आपका क्या आ गया, वेबर प्रति एम्पियर आ गया। दूसरा आप जानते हैं E बराबर LdI/dt होता है। यहां से आइए साहब, E dt बटे DI करिए बराबर L हो गया। इस जगह से यूनिट क्या मिला, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर मिला। ठीक है, बाकी तीसरा यूनिट हम जानते हैं किसके बराबर होता है, हेनरी के बराबर होता है। तो हम हेनरी में भी इसको माप सकते हैं, वेबर प्रति एम्पियर में माप सकते हैं, हम साहब वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर में माप सकते हैं। कहाँ मिला हमें, ये सब तो नहीं मिला, मिला कौन सा, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। तो हम ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आप हेनरी खोजते रहिएगा तो फिर आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाइएगा, आपको दिमाग थोड़ा सा दोस्तों क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। चलिए आगे है, शुद्ध प्रेरणिक एसी परिपथ में विद्युत धारा। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट हमारी है, तो यानी प्योर इंडक्टिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्योर इंडक्टर है तो रजिस्टर की मात्रा कितनी है, 0 है। प्रतिरोध यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। जब प्रतिरोध बिल्कुल भी नहीं है तो हमारी करंट इससे क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है। और फिर यहां पर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। यहां पर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, कैसे साहब, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में हो रही है। और यहां पर स्टोर एनर्जी को हम हाफ LI के स्क्वायर के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं साथियों। और आपको ध्यान रखना है कि ऐसे केस में हमारी करंट हमेशा क्या करती है, 90 डिग्री से मेरे वोल्टेज से लैग कर जाती है, 90 डिग्री से लैग कर जाती है। और इस प्योर के केस में, इस प्योर इंडक्टर के केस में मेरा जो पावर फैक्टर है cos phi
यह भी आपका cos 90 बराबर 0 हो जाता है। तो आप याद रखेंगे साथियों कि प्योर इंडक्टर रहे रेजिस्टेंस का मान 0 होता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करती है जिसका मान E बराबर हाफ LI का स्क्वायर होता है। मेरे वोल्टेज और करंट के बीच के संबंध की बात करें तो वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे रहती है, लैग करती है, और हमारी पावर फैक्टर का मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि cos 90 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। इसीलिए हम ध्यान देते हैं वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है, कम होती है आपकी विद्युत धारा का मान, यानी 90 डिग्री पीछे होती है, बैक होती है, लैग करती है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों अगला प्रश्न, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक आप सब इसका आंसर निश्चित रूप से दे रहे होंगे और आपको कमांड भी हो रहा होगा। याद रखिए ये जो प्रश्नों की मैं परिचर्चा कर रहा हूं डिस्कशन के माध्यम से, अगर इन्हीं क्वेश्चंस को आप बेहतर तरीके से कमांड कर लेते हैं तो आप सेफ स्कोर जो क्वालिफाइंग स्कोर है निसंदेह उतने तक नंबर्स को आप अचीव कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ भी देंगे क्या सर? देखिए पीडीएफ तो दे ही रहे हैं, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर यह टेस्ट उपलब्ध है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप 75 क्वेश्चन CBT 2 ट्रेड टेस्ट के नाम से, और वहां पर हम पीडीएफ भी आपको प्रदान कर रहे हैं, डिस्कशन भी वहां पहुंच रहा है, और अनलिमिटेड टाइम टेस्ट देने की सुविधा भी है। तो उस जगह से आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है 230 वोल्ट का रेटेड लैंप है, 1000 लक्स की प्रदीप्ति दे रहा है, यानी इल्यूमिनेशन आपका कितना है, 1000 लक्स है। लैंप का मीन स्फेरिकल पावर MSCP यह आपका पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर MSCP। मेरे दोस्तों हम यहां से क्या कर दें, गौर कीजिएगा साहब, क्या हो सकता है मेरा मान। तो हमारा लैंप की जो प्रदीप्ति है वह आपका 1000 लक्स है। हम यहां से क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में हम सभी को मालूम है MSCP इक्वल टू क्या होता है, MSCP इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि MSCP इक्वल टू क्या होता है, सभी लोगों को पता है, ल्यूमेन बाय 4 पाई होता है। क्या होता है मेरा साहब, ल्यूमेन बटा 4 पाई होता है ना। अगर आप यहां कंसीडर कर ले, हम जानते हैं मेरा ल्यूमेन बराबर, यानी हम लोगों को मालूम है मेरे इल्यूमिनेशन का मान क्या होता है, F/A होता है, यानी आपका ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसी को हमने किस रूप में माना है, इसी को हमने किस रूप में माना है साहब, तो हमने साहब इसी को लक्स के रूप में व्यक्त किया है। लेकिन अगर हमें E दिया हुआ हो, F निकालना हो, F बराबर E इंटू ए हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, E इंटू ए हो जाएगा। तो मेरा ये 1000 है, और यहाँ आप क्या स्टैंडर्ड लीजिएगा, 1, तो हम स्टैंडर्ड 1 ले लिए, तो क्या हो गया 1000 का 1000, अब ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बड़े आराम से आपका क्या मिला, 1000 ल्यूमेन मिला। क्या मिला, 1000 ल्यूमेन मिला। अब यहाँ जो 1000 ल्यूमेन मिला तो हम 1000 बटे क्या कर दें साहब, 4 पाई कर दें, क्या मान हो जाएगा जल्दी बताइए। 1000 बटे 4 पाई कर दिए तो आपका 3.14 करिए 4 12, यानी लगभग आपका क्या आ जाएगा 79.68, अप्रोक्सीमेटली 80 आपका क्या हो जाएगा, मेरा लक्स ल्यूमेन प्रति स्टे रेडियन के रूप में आएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 80 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बता देते हैं साथियों, एक छोटा सा सवाल आया है, एलपी का टेस्ट किस ऐप पर अवेलेबल है बता दीजिए। ठीक है, एलपी का टेस्ट अवेलेबल है साथियों प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर। क्या नाम है ऐप का, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर टेस्ट मिलेगा। जानकारी के लिए 7079212121 पर भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैपेसिटर लोड जोड़ने पर पावर फैक्टर क्या होता है। हम सब जानते हैं जब कैपेसिटिव लोड किसी परिपथ के साथ जोड़ा जाता है तो डेफिनेटली इस कैपेसिटर की टेंडेंसी होती है
कि हमारे वोल्टेज से अगर प्योर रहेगा तो 90 डिग्री से मेरी करंट क्या करेगी, लीड करेगी। याद रखना, प्योर कैपेसिटर रहे तो मेरे वोल्टेज से करंट 90 डिग्री से क्या करता है, लीड करता है। क्या करता है, करंट 90 डिग्री से अग्रगामी होती है। अगर किसी भी हाल में आप कैपेसिटर के साथ अन्य एलिमेंट जैसे आप रजिस्टर को जोड़ते हैं तब भी यह लीड ही करती है, लेकिन 90 से नहीं करती। कोण का मान थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम यहाँ उत्तर क्या दे दें, पावर फैक्टर की बात हो रही है तो डेफिनेटली यह क्या हो जाएगी, अग्रगामी नेचर की होगी। यही कारण है कि हम कैपेसिटर को पीएफ का मान बढ़ाने के लिए, पावर फैक्टर का मान इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल में लेने का प्रयास करते हैं। एकांक मेरा यूनिटी पावर फैक्टर कब होता है, जब आपकी प्योर रजिस्टिव लोड हो, तब मेरी पावर फैक्टर सबसे उत्तम होती है, यूनिटी होती है। मेरा पश्चिगामी अगर हो तो यहाँ पर हम इसको लैगिंग लिखना ज़्यादा सही है। अगर आपका लैगिंग पावर फैक्टर की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपका लोड कैसा हो जाएगा, इंडक्टिव लोड हो जाएगा। तभी जाकर के आपका लैगिंग पावर फैक्टर यहां से साथियों प्राप्त होगा। तब क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर यहां से प्राप्त होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मैंने भी अभी तक टेस्ट इसी टेस्ट से 30-40 के बीच आ रहा है, तो 35 से 40 के बीच आ रहा है तो ठीक है। आपको 28 ही चाहिए पास करने के लिए, 35 से 40 आ रहा है तो आप सही कंडीशन में वर्तमान में हैं। बस रिवीजन करते रहिए, बस इतना ही काम आपको करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, यही दो काम करना है। जब आप 35 से 40 पहुंच रहे हैं तो आपका CBT 2 का ट्रेड का काम आपका लगभग कंप्लीट है, समझ गए। इसीलिए मेरी इच्छा है कि बीते 10 दिनों में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस रिवीजन करके करिए, एकदम कांस्टेंट बना रहेगा और आपका सेफ स्कोर जरूर आपको हासिल भी हो जाएगा। देखिए 6 ओम के 3 प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हैं कि तीनों मिलकर के क्या बना लिया है, तीनों मिलकर के त्रिभुज बना लिया है। ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। इधर मेरा टर्मिनल ए और इधर टर्मिनल बी है। दो कोना तो हम लोग ए बी पकड़ लिए, यहां पर क्या कर लिए हम लोग, कोई भी दो कोना ए बी पकड़ लिए। ए बी पकड़ लिए तो ये दोनों आपस में कैसा है, सीरीज है। तो यानी 6 + 6 बराबर आपका क्या हो गया, 12 ओम आ गया। अब यहां पर हम लोग क्या कर दिए, 6 ओम और इस जगह पर मेरा क्या है फिर 12 ओम। यहां आपका ए है, यहां बी है। अब यहां से हम लोग आर ए बी करें तो क्या हो जाएगा आपका 12 × 6 / 12 + 6 यानी 12 × 6/18। 6 से 3 कट गया, 3 4 यानी आपका 4 ओम मेरा क्या हो जाएगा, इसका समतुल्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों, 4 ओम आपका समतुल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है क्या कह रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब इतना कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो कहां से जवाब दे पाइएगा आप लोग। हमेशा याद रखिए साहब, जो हमारी क्या होती हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जो कनेक्शन होता है वही वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जो कनेक्शन होता है वही आपका क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। आप याद रखिएगा साथियों कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड जो सिर्फ धन आवेश को संकलित करता है उसे पॉजिटिव कहते हैं, और जो ऋण आवेश को संकलित करता है उसे नेगेटिव कहते हैं। ऋण आवेश वाला मेरा कैथोड है और धन आवेश वाला मेरा क्या है, एनोड है। तो यहां से धन पूछ रहा है, आप उत्तर क्या दे देंगे साहब, एनोड दे देंगे। डायोड तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो या तो फॉरवर्ड या तो रिवर्स पे काम करती है। मेरा ट्रायोड क्या है, ट्रायोड एसी सर्किट में यूज होता है, ठीक है ना, ट्रायोड फॉर एसी, ठीक है। इसको हम लोग ट्रायक के रूप में भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। निगेटिव वाला आपका क्या हो गया, कैथोड, और पॉजिटिव वाला आपका एनोड। चलिए कह रहा 3 समान प्रतिरोध पहले सीरीज में जोड़ा गया है, नहीं पैरेलल में जोड़ा गया है। तो 1/R + 1/R + 1/R सब समान ही है। तो यहां से R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीधे बता दीजिए। यहां से R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा। ऐसे केस में मेरा R इक्विवेलेंट जब सब समान है तो R संख्या R/3 हो जाएगा। क्लियर।
दूसरा कह रहा है बाद में फिर सीरीज में जोड़ दिए तो r प्लस आर बराबर आपका 3r हो गया। तो ये हम लोग rp लिख दें, ये हम लोग सीरीज के लिए rs लिख दें। तो मेरे पास rp का मान है r/3 और मेरे पास rs का मान है 3r। क्या है साहब? rs का मान है 3r। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि पहले को दूसरे के साथ संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, श्रेणी में पहले को दूसरे के साथ संयोजित करने पर, अब दोनों को कर दिए हम कैसा, सीरीज कर दिए। अब दोनों को जब सीरीज कर दिए तो मेरा मान क्या होगा, 3r प्लस r/3। जरा देख लीजिए साहब जी क्या हो रहा है। तो हमारा यहाँ पर आपका 9r प्लस r बटे आपका 3 हो रहा है। तो यानी आपका क्या मान हो जाएगा, मेरा 10r/3 हो रहा है। लेकिन मेरे विद्वान मित्रों, अब यहाँ आपको गंभीरता से एक बात समझनी पड़ेगी। प्रश्न ने कहा है द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी, गौर कीजिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बातें बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ सिचुएशन क्या बन रहा है, जो मेरा फाइनल वैल्यू आया है 3r r/3 का, दोनों के बीच का संबंध पूछ रहा है। अगर दोनों को सीरीज कर देता है तब तो हम इस वैल्यू के पास पहुंचेंगे, अगर दोनों को क्या कर देता है, सीरीज कर देता है। लेकिन प्रश्न यहां पूछ रहा है कि दूसरे का परिणामी प्रतिरोध ऑन बिहाफ ऑफ दिस कितना है। तो हम उसके बिहाफ में जब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का परिणामी प्रतिरोध की बात करेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, जल्दी से जरा देख लीजिए साहब, व्हाट वी राइट द मैग्नीट्यूड हियर, आप ही लोग हमको बताइए, दिमाग लगाइए दिमाग लगाइए क्या होगा। rp बाय ऑन बिहाफ ऑफ दिस rs करेंगे तो हम rp बाय rs करेंगे तो आपका कितना हो गया, r/3 बाय आपका क्या हो गया 3 गुना ना हो रहा है। तो हमारा मान क्या हो जाएगा, जब पलट दीजिए तो r/ कितना 9, तो एक्चुअल वैल्यू कितना हो रहा है, 1/9 गुना हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 1/9 गुना हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, क्या है मेरा अगला प्रश्न, तो हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा ले लिए, बी नंबर ले लिए साहब। आपका 1/3r इंटू 3r हो गया, नहीं क्या हो गया, ये 1/3r इंटू 3r, यानी कि आपका फाइनल वैल्यू कितना मिल गया, यहां से r कट गया, सीधे 1/9 हो गया। घबराइएगा नहीं, देखिए फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, चिंता क्यों कर रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हैं। मेरे पास rp का मान कितना आया, r/3 आया। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात देखिए, मेरे पास rs का मान कितना आया, 3r आया। अब आपसे कह रहा है श्रेणी क्रम में पहले को दूसरे के साथ संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध, तो पहले को दूसरे के साथ हमने जब कर दिया तो पहला मेरा क्या था, पहला मेरा था पैरेलल और दूसरा मेरा क्या था, सीरीज। पहला मेरा था पैरेलल, दूसरा क्या है, सीरीज। तो पहला मेरा क्या है, पैरेलल में r/3 और सीरीज कितना है, 3r। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि परिणामी प्रतिरोध का मान क्या होगा, यानी यहां जो क्वेश्चन की भाषा है वो भाषा इस रूप में है कि पहले की अपेक्षा मेरा दूसरे की अपेक्षा पहले के बीच का क्या संबंध है। तो उस बात को यदि हम लेकर चलेंगे तो हम यहाँ rp बटे क्या लिखेंगे, rs लिखेंगे, यहाँ r/3 बटा 3r हो गया। तो r/3 गुना 3r बराबर r/9r, r कट गया 1/9। मतलब क्या हो रहा है, मेरा rp जो है वह 1/9 किसका हो रहा है, rs का हो रहा है। क्या हो रहा है, rs का हो रहा है। आप क्रॉस चेक भी करिए तो हमारा rp था ना r/3 बराबर 1/9 गुना 3r करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3, तब ना r/3 बराबर होगा। तो देख लिया आपने, साबित भी हुआ कि नहीं हुआ, कितना गुना हो गया, 1/9 गुना किसका, सीरीज का 1/9 गुना है कौन, मेरा पैरेलल वाला। सीरीज का 1/9 गुना कौन है, पैरेलल वाला है। इसीलिए यहाँ पे क्या दे देंगे, ऑप्शन नंबर बी दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकानाइट क्या है साहब, निश्चित रूप से मेरा माइकानाइट
इंसुलेटिंग सॉलिड शीट है। यह क्या है साहब? एक विद्युत रोधी पदार्थ है, कुचालक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर किसके साथ आगे बढ़ें? हम लोग बी के साथ आगे बढ़ें। इसका इस्तेमाल इंसुलेशन के लिए, लेमिनेशन के लिए किया जाता है। पेस्ट के रूप में, पाउडर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। कह रहा है ब्रेजिंग में जो स्पेल्टर यूज हो रहा है, तो ब्रेजिंग के दौरान जो मेरी सोल्डर होती हैं, उसी सोल्डर मटेरियल को हम किस नाम से जानते हैं? स्पेल्टर के नाम से जानते हैं। याद रखना ये उच्च टेम्परेचर पर काम करता है। यहाँ पीबी और एसएन इस दोनों का किसी भी रूप में सोल्डर के रूप में प्रयोग नहीं होता। यहां हम लोग यूज किसका करते हैं? कॉपर बेस एवं चांदी की मिश्र धातु का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी है। 450 डिग्री सेल्सियस से इसका गलनांक क्या होता है? सदैव उच्च होता है। क्या होता है इसका गलनांक? सदैव उच्च होता है। 450 डिग्री सेल्सियस से सदैव उच्च होता है। ऑप्शन कौन सा ले ले हम? डी नंबर ले लें। चलिए अगला प्रश्न है, रेजिस्टेंस के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस के समांतर संयोजन की बात करें तो R1 प्लस R2 हमारा कहां पर होगा? यह आपका सीधा जोड़ कहां हो जाएगा? सीरीज में। लेकिन यदि आप पैरेलल में जाते हैं तो पैरेलल में क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसी को हम सीधा करके सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है? R इक्विवेलेंट R1 R2 बटे R1 प्लस R2 हमें क्या होता है? प्राप्त होता है ना। अब यहां से क्या महसूस किए कि मेरी जो रिजल्टेंट होती है वह दिए गए प्रतिरोध में सबसे छोटे से भी कम होती है। क्या होती है? सबसे छोटे से भी कम होती है। यानी आपका पैरेलल कनेक्शन हमेशा रजिस्टर की वैल्यू को घटाता है और सीरीज हमेशा रजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाता है। तो यानी आप क्या कहिएगा? प्रतिरोधों में से निम्नतम मान वाले प्रतिरोध से भी क्या होता है? निम्न होता है। किसका साहब? हमारे पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान सबसे छोटे से भी छोटा होता है। अगर हम सीरीज की बात करेंगे तो सबसे बड़े से भी क्या होगा? बड़ा होगा। 3 मूल विद्युतीय परिणाम क्या हैं? 3 जो मेरे बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं, सब लोग जान रहे हैं। क्या है वह बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी? जल्दी से जवाब दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब जवाब देने में सक्षम हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन भी आपके सर पर है। वोल्टेज, करंट और रजिस्टर, ये 3 बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। इस तीनों के बिना सर्किट की परिकल्पना समान रूप से संभव नहीं है। हालांकि आर, एल और सी, यह तीनों हमारा क्या है? आर, एल और सी मेरा क्या है? जल्दी बताइएगा। ये तीनों मेरा पैसिव एलिमेंट है। क्या है? तीनों मेरा पैसिव एलिमेंट है, जो कि ऊर्जा का कंजप्शन करने का काम विशेष रूप से करता है। इसीलिए बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स में भी आई और आर हो जाएगा। दोस्तों, आपको बताकर बहुत खुशी होगी कि आपकी सेवा में मात्र 199 रुपए में हम लोग ऑनलाइन में CBT 2 के लिए ट्रेड का बैच लेकर आए हैं, जो कि फास्ट रिवीजन बैच है। और ALP CBT 2 के लिए भी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी हम लोग आपकी सेवा में बैच लेकर आए हैं, जिसका मात्र 199 ऑफलाइन, ऑनलाइन में फी है। कितना है? ऑनलाइन में फी है। ऑफलाइन में 600 और यहां ट्रेड में ऑनलाइन, ऑफलाइन में 1000। और याद रखिएगा, हमारी क्लासेस जो हैं 4 PM से लेकर 6 PM तक आपका ट्रेड चल रहा है, और 6 से 8:30 PM तक हमारा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग चल रहा है। और ये दोनों सब्जेक्ट्स आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये बैचेज ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म में नवीन कुमार सिंह ऐप पर मिलेगी, और ऑफलाइन में मेरे बाजार समिति सेंटर में रेनबो बिल्डिंग में क्लासेस चल रही हैं। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है? देखिए विद्यार्थी जी, जो हमारी मैराथन की क्लासेस हैं वह आपका एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित हो रही हैं, इसलिए चिंता मत करिएगा। ठीक है, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो हम अपनी क्लासेस के अंदर उसको कवर कर रहे हैं। आप लोगों का जैसा आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एडिशन सेल में ऋणात्मक प्लेट। तो आपके सामने तस्वीर भी रखी हुई है। मेरी जो है एनोड वह आपकी क्या है? निकल हाइड्रोक्साइड की है, और नेगेटिव प्लेट आपकी कैथोड क्या है? आयरन की बनी हुई है। तो हम यहाँ क्या जवाब दे दें साहब? व्हाट शुड बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन? फटाफट बताइएगा। मेरी जो साहब ऋणात्मक प्लेट हैं वह आपके आयरन हाइड्रोक्साइड की बनी हुई है। मेरी धनात्मक प्लेट निकेल हाइड्रोक्साइड की क्या है?
आपका साहब जो धनात्मक प्लेट है हमारी, जल्दी बताइएगा एडिशन सेल में धनात्मक प्लेट किसका बना है? निकेल लेपित स्टील का बना हुआ है। क्या बना हुआ है? निकेल लेपित स्टील का बना हुआ है। ऋणात्मक आयरन ऑक्साइड का बना हुआ है। इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वह KOH ले रहे हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या कर रहे हैं? यहां पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। किस रूप में कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। विद्यार्थी जी एप्लीकेशन पर रिवीजन जो क्लासेस है उसमें टॉपिक के नाम से दिखा रहा है, जो टॉपिक है उस टॉपिक के नाम से एप्लीकेशन पर दिखा रहा है, उस टॉपिक को आप ओपन करिए फिर आपको मिलेगा। और मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप अगर कंफ्यूजन होती है हमारे इंक्वायरी नंबर पर भी आप संपर्क करने का कष्ट करेंगे तो हमारे जो तकनीकी अधिकारी हैं वह आपकी सेवा का जरूर प्रयास करेंगे। बाकी मेरा आपसे निवेदन है कि अंतिम समय में कंफ्यूज मत होइए। चैप्टर का नाम मेंशन रहता है, उस चैप्टर को ओपन करिएगा, आपको क्लासेस वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए वहां टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज चीजों को डाला गया है। कह रहे हैं डैश में चोक को प्रतिरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम चोक को रजिस्टर के रूप में कहां पर यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ AC परिपथ में यूज करेंगे, बाकी कहीं भी चोक का इस्तेमाल नहीं होगा। DC वगैरह में, सेमीकंडक्टर वगैरह में सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इसका हम प्रयोग कर पाएंगे। दोस्तों, किरचॉफ करंट नियम के अनुसार जो पैरामीटर सर्किट में है, किसी नोड से निकलने वाले करंट का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी इस नोड पर आने वाली सभी करंट और जाने वाली करंट, तो आने वाली मेरा I1 I2 है, जाने वाली मेरी I3 I4 है, तो आप I1 I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0, या नहीं तो I1 I2 बराबर I3 प्लस I4 ऐसा कर सकते हैं। ये I1 I2 मेरी क्या है? आने वाली करंट का सम है। I3 I4 क्या है? जाने वाली करंट का सम है, और दोनों का सम आपस में क्या है? बराबर। और आप ध्यान रखिएगा यह जो किरचॉफ्स करंट लॉ है यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, किस पर आधारित होता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, उसी पर आधारित होता है। यह आप ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके डियर फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते। 25 मेगावाट के स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है, एनुअल लोड फैक्टर 50% है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बता दीजिए। मेरे विद्वान मित्रों, हम सब जानते हैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर PCF। ये जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर PCF है, इसका मान कितना होता है? अधिकतम मांग बटे प्लांट क्षमता। क्या होता है? अधिकतम मांग बटे आपकी हो जाएगी प्लांट की क्षमता। क्या हो जाएगी? प्लांट की क्षमता इनटू आपका लोड फैक्टर। क्या हो जाएगा? इनटू आपका लोड फैक्टर। तो क्वेश्चन ने कह दिया है लोड फैक्टर कितना? 50% है, और मेरी अधिकतम मांग कितनी है? 20 है, और क्षमता कितनी है? 25 है। तो 20 बटा 25 गुना आपका 50 बटे क्या हो गया? 100 हो गया। 0 0 काटिए, 10 बटे 25, यानी आपका मान कितना हो गया? जल्दी बताइएगा। What we write here the magnitude of this? 10 बटा 25 यानी 0 पॉइंट आपका कितना हो गया? 4 हो गया। गुना 100 कर दीजिए, बराबर आपका 40% हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बस कुछ नया चीज नहीं है, फॉर्मूला खाली याद रहना चाहिए। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता अधिकतम मांग बटे आपकी क्या हो जाएगी? प्लांट की क्षमता। क्या हो जाएगी? अधिकतम मांग बटे प्लांट की क्षमता गुना आपका लोड फैक्टर। तो 20 बटा 25 गुना 50 बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा? 10 बटे 25 0.4 गुना 100 बराबर आपका क्या हो गया? 40%। चलिए आगे बढ़ें। आइए साहब, फैन रेगुलेटर में कौन सा प्रतिरोधक उपयोग के लायक है? तो हम फैन रेगुलेटर में जो है साहब जी, पुराने जमाने की बात हो रही है, वर्तमान में तो एकदम नहीं। वर्तमान में तो हमारा अब क्या हो गया है? फैन के गति नियंत्रित करने के लिए हम लोग वोल्टेज को जो नियंत्रित करते हैं, तो आजकल फैन रेगुलेटर मेरा कैसा आ गया?
आजकल मेरा फैन रेगुलेटर आ गया साहब आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला। क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनिक वाला, ठीक है, जिसमें बिल्कुल भी साइज छोटा होता है, बहुत ही छोटा साइज होता है, स्मूथ स्ट्रक्चर की आपकी निडल होती है और उसको हम घुमाते हैं। उसको घुमाने से मेरे वोल्टेज के मान में कमी या वृद्धि होती है और वोल्टेज के मान में कमी वृद्धि से मेरे पंखे की गति नियंत्रित होती है। आप कभी ऐसा मत सोचना कि पंखे की गति का नियंत्रण रेगुलेटर करता, गलत। वह वोल्टेज का नियंत्रण करता है और वोल्टेज के नियंत्रण से कौन नियंत्रित होती है? तो मेरी साहब स्पीड नियंत्रित होती है। इसीलिए यूरेका मेरा सबसे फैबुलस मटेरियल है, खास करके किस पर्पस के लिए? तो आपका साहब फैन रेगुलेटर के डिजाइन के लिए यूरेका के बने रेजिस्टेंस का हम लोग विशेष इस्तेमाल करते थे। अब आइए, सोलर सेल किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है, क्योंकि इसमें ताप सहने की क्षमता 180 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक होती है और जर्मेनियम में ताप सहने की क्षमता ना के बराबर होती है। इसका प्रयोग पीवी सेल पर, फोटोवोल्टाइक सेल पर करते हैं। सूर्य के प्रकाश को यह किस में बदल रही है साहब? इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने का काम कर रही है। यानी होल इलेक्ट्रॉन के रिकम्बिनेशन से क्या होता है? धारा का प्रवाह यहां पर आरंभ हो जाता है। तो मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन से चुंबक की पोलैरिटी फिक्स होती है? जल्दी बताइएगा, कौन सा चुंबक है जिसका पोलैरिटी जल्दी जल्दी बदलता नहीं है? हम सब जानते हैं जो परमानेंट मैग्नेट है उसमें पोलैरिटी का जल्दी बदलना संभव नहीं है। आप कितना भी एक्साइटेशन दे दीजिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह परमानेंट मैग्नेट है। इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा होती है, जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होता, जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होता। ये इसकी गुणवत्ता होती है और इसीलिए इसके पोलैरिटी में कोई चेंजिंग तुरंत में नहीं होता है। अगला है, डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत करना पड़ेगा? तो हमारे रोटर के वो हिस्से, जिस हिस्से में आपने आर्मेचर का क्या किया है? कनेक्शन किया है, वही ना कॉम्प्लेक्सिटी है। फिर आप यहां पर आपने जो अप्रोच लगाया है किसके लिए? हमारे कम्यूटेटर के लिए। तो मेरा कम्यूटेटर यहाँ जो आपका एसी को डीसी में बदल कर देगा, वह भी हमारी किसके माध्यम से? जो कम्यूटेटर के माध्यम से एसी का डीसी में कन्वर्जन हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग अब प्लस आपके इस वाइंडिंग का राइजर के साथ कनेक्शन के रिगार्डिंग, इस दोनों के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं क्या होती है? ज्यादा मेंटेनेंस, ज्यादा लॉसेस, ज्यादा डिफिकल्टी आने की चांसेस रहती हैं। इसलिए हम सही उत्तर क्या ले लें? आपका यहाँ पर कम्यूटेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम्यूटेटर हो जाएगा। यहां थोड़ा सा मिस है ना? इसी को हम हिंदी में क्या कह दें? कम्यूटेटर कह दें। ये हमारे लिए क्या है? अत्यंत आवश्यक है कम्यूटेटर का होना। तो हम राइट आंसर क्या दे दें? आपका सी दे दें। ब्रश और कम्यूटेटर का जो भाग है, वैसे भागों को बहुत ज्यादा मरम्मत करने की जरूरत पड़ती है। चलिए साहब, ब्रश और कम्यूटेटर के भाग को, इंग्लिश में कंप्यूटर था ना, वो गलत लिखा हुआ था। यदि इंग्लिश में कंप्यूटर लिखा हुआ था और उसी को आप लेके चलेंगे, तब आप बी नंबर ही लेके चलिएगा, तब आप बी ही लेके चलिएगा। याद रखिएगा, अगर यहाँ कंप्यूटर है और इस ऑप्शन में से ही हमको चूज करना है, इस कंप्यूटर को हम हटा नहीं रहे हैं, यदि इस कंप्यूटर को नहीं हटाते, ऐसे रहने देते हैं, तब तो हम लोगों के लिए उत्तर कौन सा है? रोटर वाला उत्तर है। और जब इसको हम हटा दे रहे हैं तो उसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हो जा रहा है? आपका सी हो जा रहा है। वैसी स्थिति में सी के साथ हमको आगे बढ़ने का प्रयास करना है। यही छोटा सा चीज है जिसको आपको ध्यान पर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम वोल्टेज और हाई करंट के डीसी मशीन में किस तरह का ब्रश यूज होता है? तो साहब, कम वोल्टेज और हाई करंट वाला जो डीसी मशीन है, तो हालांकि हमारे ब्रश का काम ही करंट का कलेक्शन करना है। ब्रश का काम क्या है? ब्रश का एक ही काम है कि हमारी एसी जो कन्वर्ट हुई कम्यूटेटर के माध्यम से डीसी में, उस डीसी को क्या करना? एकत्रित करना। क्या करना साहब?
एकत्रित करना, कलेक्ट करना, और कलेक्ट करने के बाद उसे मेरे आउटपुट की तरफ भेजना। ये काम किसका है? मेरे ब्रश का है। ठीक है, तो यानी धारा का ब्रश के साथ बहुत ज्यादा क्या होगा? तालमेल बनेगा। और जब मेरी करंट उच्च है तो हम चाहेंगे तेजी से तेजी, जल्दी से जल्दी हम उस करंट को कैरी ओवर कर लें। तो हमारा डीसी मशीन के केस में आपका कम वोल्टेज अगर है तो मेरी ब्रश जो है वो प्रयुक्त होगी। ग्रेफाइट वगैरह तो कार्बन तो रहता ही है, लेकिन उसमें तांबे का भी कहीं न कहीं क्या करेंगे? प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग कर लेंगे? तांबे का भी प्रयोग हम लोग थोड़ी मात्रा में कर लेंगे, तब हमारे लिए उपयुक्त होता है। और ये तांबे का क्या रहेगा? बुरादा रहेगा। क्या रहेगा? इसका पाउडर रहेगा, बुरादा रहेगा, जो मेरी कंडक्टिविटी को क्या करेगा साहब? बढ़ाने का काम करेगा, इंप्रूव करने का काम करेगा। ठीक है, याद रखिएगा साहब जी। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ें। हम लोग कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रश्न कह दिया है कि वोल्टेज कम है और करंट ज्यादा है। तो वोल्टेज कम करंट ज्यादा है तो ब्रश के रूप में हम कौन सा चीज स्वीकार कर लेंगे? ब्रश के रूप में हम कॉपर के पाउडर को मिलाने का काम जरूर करेंगे, इसीलिए हम यहां पे बी ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन के बारे में बात हो रही, इसीलिए कार्बन तो है, कार्बन तो यूनिवर्सल है। अभी भी कार्बन रहेगा ही, अभी भी क्या लगता है आपको खाली डायरेक्ट कॉपर रहेगा? नहीं साहब, कॉपर रहेगा तो स्क्रैच नहीं होगा, तो हमारा वहां पे कार्बन के साथ क्या हो जाएगा? कॉपर भी हल्का सा मिला हुआ रहेगा। लो करंट हाई वोल्टेज के केस में ग्रेफाइट लेते हैं, बिल्कुल सही है। उच्च वोल्टेज रहेगा तो उस केस में भी हम लोग कार्बन लेते हैं, सही है। कार्बन का ही अपर रूप न है आपका ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि जनरेटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ। कोई भी जो डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? फेराडे के इलेक्ट्रोलिसिस पर नहीं साहब, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, जिसके आधार पर आप जानते हैं E बराबर एल डी आई बटे डी टी, आप प्लस E बराबर आपका बी एल भी आपका क्या होता है? साइन थीटा। ये वाला मैग्नीट्यूड हमारा डेवलप होता है, जो कि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? पार्ट है। कैसा पार्ट है? डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। इसीलिए हम उत्तर कौन सा दे दें? डी दे दें। ठीक है, कह रहा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल डैश के बीच वेक्टर रिलेशनशिप बताता है। उत्तर जल्दी से दीजिए आप लोग विद्यार्थी जी, क्या होगा? कोशिश कीजिए। क्या दिया आप लोगों ने उत्तर विद्यार्थियों? आपने उत्तर दिया इंड्यूस ईएमएफ का, फ्लक्स का और मोशन का, है ना, इसके बारे में बताता है ना। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बताता है। मतलब हमारा है, हम दाहिने हाथ की तीनों उंगलियों को इस प्रकार क्या करते हैं? फैलाते हैं। मेरा अंगूठा गति को व्यक्त कर रहा है, मेरी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रही है, और मेरा जो मध्यमा है वह करंट और इंड्यूस ईएमएफ को बता रहा है। यह मेरा क्या है? राइट हैंड रूल है। और राइट हैंड रूल के माध्यम से जनरेटर आपकी काम करती है, और लेफ्ट हैंड के रूप माध्यम से क्या काम करती है? मेरी मोटर। तो हमारे जनरेटर का जो वर्किंग स्ट्रेटजी है वह इसी पर निर्भर कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 पोल लैप ऑन जनरेटर में कितने कंडक्टर हैं? 300 कंडक्टर हैं। तो आपका पोल कितना? 6 है। जेड मेरा कितना है? 300 है। प्रति कंडक्टर ईएमएफ कितना हो रहा है? आपका ईएमएफ पर कंडक्टर आपका कितना है? 5 वोल्ट है। एक कंडक्टर में कितना हो रहा है? 5 वोल्ट हो रहा है। और सारे पोल के सापेक्ष की बात हो रही है। तो जब सभी पोल के सापेक्ष की बात हो रही है तब यहां पर आप क्या दीजिएगा? जब सभी पोल के सापेक्ष की बात हो रही है तो हमें जरा बताइएगा कि आपका प्रति पोल तो हमारा कंडक्टर बटा हुआ रहेगा। तो हम यहां यदि जनरेटेड वोल्टेज की बात करें, ई की बात करें, तो ई मेरा क्या होगा? जेड प्लस 1 में कितना वोल्ट उत्पन्न हो रहा है? अब बटा 6। तो मेरा जेड है 300,
गुना आपका हो गया 5, अब बटा क्या हो गया साहब आपका 6 हो गया। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड। 1500/6 क्या हो गया, 1500/6 इट बिकम्स 250 वोल्ट। तो प्रति पोल जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगी, वह कितनी होगी, 250 हो जाएगी। ठीक है, मोटर की रेटिंग किसमें की जाती है, तो ध्यान रखना साहब, मोटर को हमेशा हम लोग एचपी में लेते हैं, हॉर्स पावर में लेते हैं। ठीक है, और आप सब तो जानते हैं मेरा 1 एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। 1 मीट्रिक एचपी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 735.5 वाट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो उत्तर कौन सा ले लीजिएगा, बिल्कुल सही है साहब आपका एचपी। किलोवाट से हम लोग डीसी जनरेटर का रेटिंग लेते हैं, या नहीं तो हम किसको लेते हैं, एक्टिव पावर को लेने का काम करते हैं। ठीक है, केवीए जो होती है हमारी, ठीक है, केवीए जो हमारी होती हैं वह क्या हो जाती है दोस्तों, मेरी केवीए हो जाती हैं एपरेंट पावर। एपरेंट पावर बहुत हाईलाइटेड है केवीए, इसका रेटिंग प्लस मेरा ट्रांसफार्मर, प्लस मेरा ट्रांसफार्मर का रेटिंग, प्लस मेरे अल्टरनेटर का रेटिंग, ये सब आपका क्या है, केवीए का है। अब वोल्ट मेरी क्या है साथियों, ध्यान रखिएगा, यह आपकी वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है साहब, यूनिट होता है। तो हमारे लिए सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी एचपी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, एक अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण इसके डैश से होता है। तो साहब अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर है किसके आधार पर तय किया जाता है, तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, हमारे लोड के स्वभाव के आधार पर हम लोग तय करते हैं। व्हिच टाइप ऑफ लोड इज कनेक्टेड विद दिस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा साहब, बी हो जाएगा। प्राइम मूवर से काहे होगा भाई साहब, है कि नहीं, प्राइम मूवर से यहाँ क्यों होगा, ऑन बिहाफ ऑफ लोड ही इसका स्वभाव में बदलाव आएगा। ठीक है, और लोड के स्वभाव में बदलाव जो हमारा होगा, तो कहीं न कहीं हमारी एक्साइटेशन इसके लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। क्या होती है, कहीं न कहीं हमारे एक्साइटेशन क्या होती है, जिम्मेदार होती हैं। आप अल्टरनेटर में क्या करते हैं, ओवर एक्साइटेशन देते हैं। अल्टरनेटर में आप ओवर एक्साइटेशन देते हैं तो लैगिंग पावर फैक्टर देता है, अंडर एक्साइटेशन देते हैं तो लीडिंग देता है, और नॉर्मल पे यह भी क्या करता है, यूनिटी देता है। इसीलिए हम लोग यही उत्तर लेकर के चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन मोटर डैश के समान सिद्धांत पे काम करता है। इंडक्शन मोटर मेरे ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे काम करता है। अगर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को हम सप्लाई दें, प्राइमरी को हम क्या करें, सप्लाई दें, और इसका सेकेंडरी को हम क्या करें साहब, रोटेट कर दें, सेकेंडरी में ऐसी व्यवस्था करें कि वह घूम जाए, तो रोटेटिंग सेकेंडरी वाला जो ट्रांसफार्मर है, रोटेटिंग सेकेंडरी वाला जो ट्रांसफार्मर है, वही हमारी क्या होती हैं, आपका इंडक्शन मोटर होती हैं। ट्रांसफार्मर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, मेरा इंडक्शन मोटर भी उसी सिद्धांत पर सेम काम करता है। इसीलिए हम उत्तर कौन सा ले लें, ट्रांसफार्मर ले लें। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटर खंडों के बीच विद्युत रोधन डैश होता है। तो कम्यूटेटर खंडों के बीच जो इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन आपका क्या होता है, माइका का होता है, अभ्रक का होता है। किसका होता है, माइका का होता है, अभ्रक का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ उत्तर क्या दे दें, ऑप्शन नंबर बी दे दें, जो कि हमारी मदद करता है स्पार्किंग और अन्य तरह की चीजों से हमें सुरक्षा प्रदान करने का निश्चित रूप से काम करता है। साथियों ध्यान रखिएगा, मेरी कम्यूटेटर जो बनी है वो हार्ड ड्रॉन कॉपर के सेगमेंट से बनी है, और ये जो निकला हुआ भाग, आगे उथला हुआ भाग है, इसे राइजर कहते हैं, और इसी भाग से हम क्या करते हैं, वाइंडिंग को जोड़ने का साहब काम करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही बात है साहब, इसकी थिकनेस काफी कम रखने का प्रयास होता है। अगला है सीलिंग फैन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर की किस्म कौन सी है। तो सीलिंग फैन के लिए जो आमतौर पर
हम सिंगल फेज मोटर यूज करते हैं वो परमानेंट कैपेसिटर टाइप का करते हैं, क्योंकि इसमें जो कंडेंसर होती हैं वह सदैव क्या होती हैं साहब, जुड़ी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम में इसको जोड़ना है अब पर्टिकुलर टाइम में हटाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां जुड़ा है, चालू रहे बंद रहे, हर स्थिति में आपका क्या होता है, यह जुड़ा ही रहता है, कनेक्टेड ही रहता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कर रहा है लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव। तो जब लैप वाइंडिंग हो गया तो हम लैप वाइंडिंग को ही पैरेलल वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, लैप को ही हम लोग समांतर वाइंडिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें समांतर पथों की संख्या अधिक होती है। यहां पर जो पैरेलल पाथ ए बराबर है वह आपके P के बराबर है, नंबर ऑफ पोल के बराबर है। लैप वाइंडिंग का प्रयोग उच्च धारा व निम्न वोल्टेज के लिए किया जाता है ना, के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जहां अधिक हमको करंट चाहिए और कम हमको वोल्टेज चाहिए वहां किसका यूज करेंगे, तो साहब लैप का यूज करेंगे। तो जस्ट मेरा जवाब हो गया, ध्रुवों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है, और जितने पोल होते हैं, जितने समांतर पथ होते हैं, उतना ही आपका क्या होता है, हमारी ब्रशेस भी होती हैं। ये तीनों का रिलेशन आपस में क्या है, एक दूसरे के समान है साथियों। ठीक है, तो लो वोल्टेज हाई करंट, ए बराबर पी बराबर बी, पैरेलल वाइंडिंग कहते हैं। ये जवाब किसका है, हमारा साहब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर लैप। नेक्स्ट कर आप विद्युत की विशिष्ट उष्मा किस रूप में जाना जाता है। साथियों विद्युत का जो विशिष्ट उष्मा है उसे ध्यान दीजिएगा, हम किस रूप में जानते हैं। तो विद्युत के विशिष्ट उष्मा को दोस्तों ध्यान रखना, हम लोग किस रूप में जानते हैं, जल्दी बताइएगा। विद्युत की विशिष्ट उष्मा को किस रूप में जाना जाता है, व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑफ दैट मूल रीजन ऑफ दिस डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 39 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए साहब, विद्युत की विशिष्ट उष्मा के रूप में, तो विशिष्ट उष्मा के रूप में जो चीजें प्राप्त होती वो थॉमसन प्रभाव है। क्या है वो, थॉमसन इफेक्ट है। और थॉमसन इफेक्ट कहता है साथियों, किसी लिक्विड या गैस में छिद्र या प्लग से होकर के, है ना, अगर गुजारा जाए तो इंसुलेट करने में उसमें उष्मा का क्या होता है, उसको इंसुलेट कर देते हैं तो उष्मा का आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, और जब आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं होता है तो उस तरल पदार्थ का ताप फिर भी बदल जाता है। यानी आप इसको पर्टिकुलर पाइप से या छिद्र से पास करा रहे हैं, किसी तरह का कनेक्शन एटमॉस्फेयर या कोई चीज से नहीं गया। ठीक है, किसी तरह का एटमॉस्फेयर या कोई चीज का कनेक्शन इसके साथ नहीं हुआ, और जब नहीं हुआ तब क्या हुई, हमने तो इसको कोई उष्मा दिया नहीं, लेकिन फिर भी यह छिद्र से क्या हो रही है, पास कर रही है। और जब ये पास कर रही है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मेरे तापमान में तब भी परिवर्तन हो जाता है। यह जो परिवर्तन है वही आपकी किस रूप में आ रही है, विशिष्ट उष्मा के रूप में आ रही है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थॉमसन। एक विद्युत इस्त्री के तापमान को किसका उपयोग करके कंट्रोल किया जा सकता है। तो आयरन के टेम्परेचर को हम लोग द्विधात्विक पटरी, द्विधात्विक स्ट्रिप, बाय मेटालिक स्ट्रिप, यानी कहने का सीधा तात्पर्य है विद्यार्थी जी, बाय मेटालिक स्ट्रिप की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको साहब कंट्रोल करने का काम करते हैं। और यही आपकी क्या कहलाती है, थर्मोस्टेट कहलाती है, जिस थर्मोस्टेट का नाम ही है, अर्थ ही होता है नियत उष्मा। क्या अर्थ होता है, नियत उष्मा। इसका एकमात्र काम है मेरे उष्मा के मान को क्या करना, नियत रखना, कांस्टेंट रखना। ये जरा सा आप ध्यान रख लीजिएगा साहब, यह आपके तापमान नियंत्रक के रूप में काम करता है। मेरी तापमान जब एक निर्धारित मान तक रहती है तब तो मेरा सप्लाई चालू रहता है। जैसे मेरी तापमान नियंत्रित मान से क्या होती है, बढ़ जाती है, रेटेड मान से बढ़ जाती है, तुरंत मेरा मेन सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाता है। हम उत्तर किसके साथ जाएंगे, बाय मेटालिक स्ट्रिप थर्मोस्टेट के साथ जाएंगे। थर्मिस्टर एक थर्मल रजिस्टर है। क्या थर्मिस्टर,
थर्मल रजिस्टर। मोटर डैश मोटर की लोडिंग पर निर्भर करती है, जरा सा बताइएगा साहब, मोटर की क्या मोटर के लोडिंग पर निर्भर करती है? मोटर का पावर फैक्टर लोडिंग पर। लैगिंग लोड होगा लैगिंग पीएफ होगा, लीडिंग लोड होगा लीडिंग पीएफ होगा। यानी आप समझ लीजिएगा इंडक्टिव लोड होगा जो कि इससे ज्यादातर यूज होता है, तो मेरा पावर फैक्टर क्या करेगा? लैग करेगा। अगर आपका कैपेसिटिव लोड है, क्या है आपका कैपेसिटिव लोड है, मेरा पावर फैक्टर क्या करेगा? लीड करेगा। हम उत्तर कौन सा ले लें? ऑप्शन नंबर डी ले लें साहब। चलिए, CFL का पूरा नाम क्या है? सबको याद है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। एक समय था जिसने क्या किया था, पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया था। मेरे जो 100 वाट का लैंप थे, मेरा जो 100 वाट का 200 रुपया वाला लैंप था, वह लैंप आपका क्या है? ध्यान रखिएगा, मेरा जो 100 वाट का लैंप था, वह लैंप आपका 18 से 20 ल्यूमेन प्रति वाट की दक्षता पर हमारे लिए रोशनी प्रदान करता था। वह लैंप आपका क्या हो गया मेरे विद्वान मित्रों? ध्यान रखना, वह लैंप आपका रिप्लेस हो गया, मार्केट से आउट हो गया। किसकी मदद से? तो हमारे CFL की मदद से। दोस्तों ध्यान रखना, इस CFL की क्षमता, दक्षता मेरी क्या हो जाती है? आपका 65 ल्यूमेन प्रति वाट तक चली जाती है। कितना तक चली जाती हैं? अगर हम रेंज लिखें तो आपका 40 से लेकर के 60 ल्यूमेन प्रति वाट तक हो जाती हैं। इसकी एज की बात करें तो वह भी लंबा टिकता है। 1 साल का गारंटी लिख के वो लोग देता था। 6000 से लेकर के 15000 घंटे तक यह इसकी क्या होती है? लाइफ होती है साथियों। यह भी एक प्रकार का क्या है? गैस डिस्चार्ज लैंप है। यहां भी आपका क्या होता है? गैस का आयोनाइजेशन वगैरह होता है, तब रोशनी मिलती है। हालांकि हम लोग इसका साइज छोटा कर दिए हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसमें किसका यूज किया है साहब? तो हम यहाँ पे ब्लास्ट वगैरह का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट का यूज करते हैं, जिसकी मदद से हमारे लिए यह काम करना अत्यंत ही सरल और सुगम हो जाता है। उत्तर आपका क्या हो गया? बी हो गया। चलिए, जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दें तो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। जलती ही ट्यूबलाइट का अगर स्टार्टर निकाल दें तो यह जलती ही रहेगी, लेकिन दोबारा जब बुझ जाएगी, दोबारा जब लाइट चला जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, तब फिर से वापस यह नहीं जलेगी। क्योंकि स्टार्टर स्टार्टिंग के केस में हमारे वोल्टेज को बढ़ाने में मदद करता है। 1 मिनट में 20 से 25 बार क्या करता है? अब ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन हो करके हमारे लिए सुटेबल वोल्टेज जो गैसियस डिस्चार्ज के लिए जिम्मेदार है, उसको साहब बनाने का, उसको मेंटेन करने का, उसको डेवलप करने का, उसको साहब पॉसिबल बनाने का यह प्रयास करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एयर कंडीशनर की क्षमता निम्नलिखित में किसमें व्यक्त की जाती है? तो ये टन में व्यक्त की जाती है। वाट में हम पावर को व्यक्त करते हैं, वो भी एक्टिव पावर को। HP से भी हम शक्ति को करते हैं। kWh मेरा ऊर्जा का निरूपण है। हम टन से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं किसको साहब? AC को। इसका तात्पर्य होता है कि 1 टन अगर बर्फ के टुकड़े को आप इस कमरे में रख देते हैं, तब उसके कारण जितनी ठंडक आपके उस कमरे में विकसित होगी, वही ठंडक का पैमाना हमारे 1 टन के AC से भी हमें प्राप्त होगा। ऑन बिहाफ ऑफ दैट हम इसको क्या व्यक्त कर रहे हैं? टन में व्यक्त कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। RCC पोल सबको याद हो गया। अब 230 से 11 kV तक, कहां तक साहब? 230 से 11 kV तक मोस्टली यूज हो रहा है। इसका जो है साहब लाइन स्पैन 80 से लेकर के 100 मीटर के बीच होता है। ग्रामीण इलाकों में हम इसका बहुतायत प्रयोग कर रहे हैं। एक फेज मोटर का उपयोग किया जाने वाला कैपेसिटर निम्नलिखित में कौन सा होता है? साथियों, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, प्रायः आप ध्यान रखिएगा, मेरी स्टार्टिंग कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होती है, चाहे वो कहीं पर भी यूज हो। नॉर्मली कौन सी होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होती है। 2 से लेकर के 2.5 माइक्रोफेराड के बीच होती है। अब रिक्वायरमेंट पर आपका डिपेंड करता है कि कितना आप लेके चलेंगे, लेकिन हमारा आंसर क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। यहां पर नाम से ही संस्कार पता चलता है किसका साहब? आपके कैपेसिटर का। मतलब अगर हमारा कैपेसिटर है पेपर कैपेसिटर, तो यहां डाइलेक्ट्रिक के रूप में पेपर का यूज किया है। एयर कैपेसिटर तो डाइलेक्ट्रिक के रूप में किसका यूज किया है? हवा का, एयर का यूज किया है। यही मेरी क्या होती है साहब? मूल रूप होती है। कह रहा बूस्टर्स क्या होता है? तो बूस्टर मेरा ट्रांसफॉर्मर होता है। हम लोग ऑटो ट्रांसफॉर्मर का भी प्रयोग बूस्टर के रूप में करते हैं। इसका काम है हमारे वोल्टेज को स्टेप अप करना, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जितनी वोल्टेज मेरी ड्रॉप आउट हो रही है, उसी वोल्टेज को क्या करना? कंपन
सेट कर लेना, एडजस्ट कर देना, और जब उस वोल्टेज को कंपनसेट और एडजस्ट करते हैं तो आपकी क्या होती है, मेरी लाइन की जो लॉसेस हैं, वोल्टेज रेगुलेशन है, वह मेंटेन हो जाती है। और उस वोल्टेज रेगुलेशन को सेटलमेंट कर पाना, उसको स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाना, यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। सो वी गो विद द आंसर ऑप्शन नंबर सी। बूस्टर के रूप में किसका यूज हो रहा है, ट्रांसफार्मर का यूज हो रहा है। एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे में किसे बदल के स्थानांतरित किया जा सकता है। तो साहब हम लोग करंट को बदलकर, वोल्टेज को बदलकर क्या करते हैं, निश्चित रूप से साहब बदलते हैं, लेकिन किसे बिना स्थानांतरित किए। तो मेरा वोल्टेज बढ़ सकता है, करंट बढ़ घट सकती है, टर्न्स बढ़ घट सकता है। तो हमको अगर बदलना होगा तो तीनों का यूज करके हम बदलेंगे। नहीं बदलता है, कांस्टेंट रहता है। तो क्या कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है तो आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या कांस्टेंट रहती है, हमारी आवृत्ति कांस्टेंट रहती है। क्या होती है, हमारी आवृत्ति कांस्टेंट रहती है। इसमें कोई छेड़छाड़ मेरे ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। और पावर ट्रांसफर भी करता तो है, लेकिन पावर आपका स्टेबल रहता है, पावर इनपुट और आउटपुट दोनों का सेम रहता है, बराबर रहता है। साहब जी एक डीसी मोटर का शाफ्ट टॉर्क, तो ध्यान दीजिएगा मेरा जो शाफ्ट टॉर्क है TSH ऑलवेज लेस देन किससे होगा, आर्मेचर टॉर्क से, क्योंकि बीच में आपकी क्या होती हैं, रोटेशनल लॉसेस हो जाती हैं। क्या होती हैं, बीच में आपकी रोटेशनल लॉसेस हो जाती हैं। तो हम उत्तर कौन सा दे दें, मेरा जो शाफ्ट टॉर्क है वह आर्मेचर टॉर्क से सदैव क्या होगा, कम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी डीसी मशीन में एक्साइटिंग कॉइल्स किस प्रकार वाउंड किए जाते हैं, किस प्रकार वाउंड किए जाते हैं। तो मेरा एक्साइटिंग कॉइल ये है, आपके पोल के ऊपर इसको वाउंड किया है, यही मेरी क्या है, फील्ड कॉइल है। और यही फील्ड कॉइल आपकी क्या कर रही है दोस्तों, यही फील्ड कॉइल जो हमारी है, इसी में हम एक्साइटेशन प्रदान करते हैं, जिससे अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र विकसित होता है, क्योंकि यह आपका परमानेंट मैग्नेट होता है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी इसमें साहब मौजूद रहती हैं। तो मेरे विद्वान साथियों, हम कौन सा ऑप्शन ले लें, ध्रुवों के आसपास क्या की जाती हैं, लपेटी जाती हैं, यहां पर लपेटी जाती हैं। और ये वाला भाग आपका थोड़ा तिरछा रहता है, नुकीला रहता है, फैला रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रश, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोल शू कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोल शू कहते हैं, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कराने में क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कराने में प्रयोग किया जाता है। तो मेरा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवों के आसपास। और यह जो आपकी पोल शू है, यह इसको सहारा भी देती है, नीचे गिरने झुकने, नीचे आपका यूं ही ओपन होकर नीचे धड़ाक से गिर जाने में रुकावट पैदा करती है, इसको टिका के रखती है, होल्ड करके रखती है। ये ध्यान दीजिएगा। साहब आगे बढ़े, आपसे चर्चा कर दें। अभी जिस टेस्ट का मैं डिस्कशन आपकी सेवा में हाजिर होकर कर रहा हूं, यह टेस्ट हमारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर मिलेगा। कहां मिलेगा, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर मिलेगा। और इस टेस्ट पर 20 टेस्ट मिलेंगे और सबका डिस्कशन मिलेगा। अनलिमिटेड टाइम टेस्ट का रिवीजन आप कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। मात्र 150 रुपए में 20 टेस्ट आपका उपलब्ध है। किसी भी तरह की क्वारी के लिए 7079212121 पर आप कॉल कर सकते हैं। और यही टेस्ट ऑफलाइन में हमारे बाजार समिति सेंटर पर सुबह 11:45 AM से आपका 12:45 PM के बीच में क्या हो रहा है, दोपहर में आपका चल रहा है। ठीक है, और उसी के टेस्ट का आज हम डिस्कशन आपसे कर रहे हैं। आज 8वें का किए हैं, आज 9 नंबर का टेस्ट है, कल 9वें का डिस्कशन भी आपकी सेवा में हाजिर होकर के करने का काम करेंगे। और ये इलेक्ट्रिकल ग्रुप की बुक है, जिसमें डिटेल डिस्कशन में बाइलिंगुअल क्वेश्चन के 6 सेट पुराने और 20 मॉडल दिए हैं। रुक्मिणी प्रकाशन की यह किताब अंतिम समय में रामबाण साबित होगी। जरूर इससे प्रैक्टिस करें, परीक्षा में भरपूर मदद मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्क स्क्रू नियम, तो शायद ये क्वेश्चन आपको याद होगा। कॉर्क स्क्रू नियम में हम लोग क्या करते हैं, जिधर से हम स्क्रू को कस रहे हैं, ठीक है ना, तो जो घूमता हुआ दिशा है, घुमाने का, कसने का, वो दिशा मेरा चुंबकीय फ्लक्स को बता रहा है। और जो अंदर जा रहा है वो किसको बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या जवाब दे दें, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जानकारी हमको किससे मिलती है, आपका कॉर्क स्क्रू नियम से मिलती है। चलिए, सेल की वाट घंटा क्षमता
यानी एटा WH लेस देन होता है आपके किससे, या लेस देन होता है साथियों एटा AH से। ठीक है, एटा WH जो होता है वह आपका ID VD HD अब बटा क्या होता है IC VC HC। ठीक है, और ये जो मेरी एटा AH है वह आपकी होती है डिस्चार्जिंग करंट इनटू आपका डिस्चार्जिंग आवर बटा चार्जिंग करंट इनटू चार्जिंग आवर इनटू 100 हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा मान है और हमेशा यह जो है आपका 75 के रेंज में रहती है, और ये मेरी जो एम्पियर आवर है 85 से 90 के बीच में चली जाती हैं। हम उत्तर कौन सा दे दें, वाट घंटा दक्षता एम्पियर घंटा दक्षता से हमेशा कम होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वॉशिंग मशीन और मिक्सर में जैसे ही शब्द आ गया वॉशिंग मशीन और मिक्सर, तो तुरंत आप समझ लीजिए कि स्पीड का मान उच्च होगा, स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होगी, AC DC दोनों पर काम करेगा। और ऐसा करने वाला एकमात्र मोटर है जिसका नाम है यूनिवर्सल मोटर, सर्वत्रिक मोटर, सर्वविद्युत मोटर। यही मोटर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, प्रयोग में लिया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हाई वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर, तो हाई वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के लिए यह जो मेरा कंडक्टर आपने लगाया है, इस कंडक्टर पर इंसुलेशन के लिए यहाँ पेपर लपेटते हैं ताकि आपका यह तीनों आपस में सेपरेट रहता है। अगर तीनों सेपरेट नहीं रहेगा तो शॉर्ट सर्किट तीनों में पैदा होगी, आपकी पूरी व्यवस्था डैमेज कर जाएगी। ऐसी स्थिति में यहाँ हम पेपर का यूज करते हैं, लेकिन यह पेपर आपका कौन सा है, इम्परजिनेटेड पेपर है। क्या है साहब, इम्परजिनेटेड पेपर है, इसे आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या है, कागज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का एक उदाहरण है, गैर परंपरागत जो कि नॉन कन्वेंशनल है। क्या है साथियों, नॉन कन्वेंशनल है, जिसका पुनर्निर्माण क्या है साथियों, संभव है, जल्दी जो खत्म नहीं हो सकता, वो चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं, नॉन कन्वेंशनल। तो मेरी पवन ऊर्जा क्या है, नॉन कन्वेंशनल है। पेट्रोल डीजल और मेरा कोयला ये सब कन्वेंशनल है, इसका लाइफ क्या है साथियों, सीमित है। ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में तो आपको महसूस हो रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस, लेकिन इसका लाइफ जो है सीमित है। एक निर्धारित समय अंतराल के बाद इसकी पूरी भंडारण क्षमता खत्म हो जाएगी, फिर क्राइसिस आ जाएगी। इसीलिए हम लोग उन बातों को ध्यान में रखकर नॉन कन्वेंशनल की तरफ बढ़े। सोलर हो गया, पवन हो गया, जियोथर्मल हो गया, ये सब बायोमास हो गया, इन सब पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया है और काफी तेज गति से आगे भी बढ़ रहे हैं। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। वर्कशॉप में लाइट व्यवस्था के लिए कौन सा, तो वर्कशॉप में लाइट व्यवस्था के लिए जो सबसे अच्छी वायरिंग है, हर दृष्टिकोण से बढ़िया मानी जाएगी, वह मेरी कंसील मानी जाएगी। अगर सरफेस कंड्यूट आप करिएगा तो इसके लिए आपको मेटल सरफेस का यूज करना पड़ेगा, मेटल कंड्यूट का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेटल कंड्यूट का, तभी, नहीं तो महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए अगर शुरुआत में ही आप बना रहे हैं, इन कंस्ट्रक्शन ही आपने तैयार किया है, तब तो ए लेके चलेंगे। अगर कंस्ट्रक्शन के बाद निर्माण के बाद अगर हुआ है, तब हम लोग बी लेकर चलेंगे, सरफेस कंड्यूट लेकर के, तब हम लोग सी सरफेस कंड्यूट लेके चलेंगे। तो हालांकि हमारी जो सरफेस पर रहेगी वर्कशॉप में, तो दिक्कत क्या होता है कि भारी भरकम सामान सब है, आप लाए, ले गए, उठाए, ये किए, तो आपका पीवीसी का पाइप क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए ए नंबर के साथ जाना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ए नंबर क्लियर नहीं किया है तो हम लोग सीधा ए ले लीजिए। प्रकाश व्यवस्था के लिए क्या ले लेंगे, सीधा ए ले लेंगे। 3 फेज 100 हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर में 4% की स्लिप है। मेरा स्लिप आपका 4% दे दिया है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 100 हर्ट्ज दे दिया है। आपसे पूछ रहा है ईएमएफ की आवृत्ति, यानी आपका मतलब है साहब एफ आर बराबर व्हाट पूछ रहा है। हम जानते हैं एफ आर बराबर एस इंटू एफ होता है। एस आपका 4% दिया है, 4/100 करिए 0.04 हो गया, तो 0.04 हो गया इंटू एफ कितना है, 100 है। जरा बता दीजिए 0.04 गुना 100 व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड माय डियर फ्रेंड, क्या हो जाएगा, 4 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के क्वेश्चन में चिंता नहीं करनी है, सीधे सीधे एसएफ करना है, अब मान को रखना है और आंसर निकाल लेना है।
जहां एस स्लिप है और एफ आपकी फ्रीक्वेंसी है। स्लिप का फॉर्मूला आपको याद है ना, स्लिप बराबर होता है एन एस माइनस एन आर बटे एन एस, गुना आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन तो बड़ा कठिन पूछ दिया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इसका जवाब दें। 4 बिट के समूह को निब्बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निब्बल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कुछ कुछ बातें बता रहा हूं। 4 बिट बराबर आपका एक निब्बल, क्या है? एक निब्बल, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा कि हमारा 1 बाइट बराबर क्या होता है? 1 बाइट बराबर क्या होता है? 2 निब्बल, ठीक है। क्या होता है? 1 बाइट बराबर आपका 2 निब्बल होता है। उसके बाद और आगे बढ़े, 8 बिट बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है। क्या होता है? 8 बिट बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है। और साहब 1 वर्ड बराबर क्या होता है? 1 वर्ड बराबर क्या होता है? तो हमारा ध्यान रखिएगा, मैं ब्राइट नहीं लिखा हूं, आपका बाइट लिखा हूं। क्या लिखा हूं? 1 बाइट, ठीक है। 1 वर्ड बराबर क्या होता है? 2 बाइट होता है। क्या होता है? 1 वर्ड बराबर 2 बाइट होता है। 2 बाइट का मतलब कितना हो गया? 16 बिट होता है। तो 16 बिट का मेरा क्या होता है? 1 वर्ड होता है। इसलिए दिए गए प्रश्न के हिसाब से हमारा उत्तर क्या है? निब्बल है। दिए गए प्रश्न के हिसाब से मेरा क्या है? निब्बल है। तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन गलत है? अमीटर सीरीज में जुड़ा होता है, सही बात है। वोल्टमीटर लोड से जुड़ा होता है। चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से घटता है। चालक होगा, कंडक्टर होगा, मेटल होगा, किसी भी मेटल का प्रतिरोध जो है मेरे टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है साहब। ये ध्यान रखिएगा, यह एनटीसी होता है। यहाँ पर जो बताया गया ना वो एनटीसी बता गया। मेरा कंडक्टर एनटीसी नहीं होता, मेरी कंडक्टर पीटीसी होती है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट होती है। इसीलिए जो गलत कथन है वह आप सभी ने यहाँ महसूस कर लिया है। गलत कथन मेरा कौन सा है? मेरा सी नंबर क्या है? गलत कथन है। ये सब मेरे सही कथन हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा जो सी है वह कंडक्टर है और कंडक्टर प्रायः मेटल होता है। और मेरे मेटालिक कंडक्टर हमेशा याद रखना वह क्या होते हैं दोस्तों? मेरा जो मेटालिक कंडक्टर है वह सदैव याद रखना आपकी टेम्परेचर के बढ़ने से उसके प्रतिरोध में वृद्धि होती है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। चलिए आइए, साहब कह रहा है एक सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस। तो मेरे सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है? वह कंडक्टर से उच्च और इंसुलेटर से कम होती है। यानी आपका कंडक्टर से क्या हो गया? उच्च, और निश्चित रूप से हमारी क्या होती हैं? आपका निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, इंसुलेटर से क्या होती हैं? कम होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ बीच का रहता है एलिमेंट। ये क्या रहता है? ये बीच का एलिमेंट है, इससे ज्यादा उससे कम। जर्मेनियम और सिलिकॉन आपकी क्या है? सबसे टॉप मोस्ट, सबसे पॉपुलर मेरी सेमीकंडक्टर है। अगला है इंडक्शन मोटर की फ्रेम, जो आपका बाहर का कवर होता है, जो चुंबकीय परिपथ को उत्पन्न करने में, चुंबकीय परिपथ को रास्ता प्रदान करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरे मशीन को सहारा देता है, मैकेनिकल इंजुरी से भी हमारे सिस्टम को बचाने का काम करता है। ऐसे मटेरियल जिसका यह बना हो उसका नाम क्या है? सिलिकॉन स्टील की कास्ट आयरन। यही दोनों पर आपका जाएगा माइंड। सिलिकॉन स्टील की कास्ट आयरन, ये दोनों पर आइए, ये दोनों पर आइए साहब। इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम है किस पदार्थ का बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। सिलिकॉन स्टील की हमारी क्या होती हैं? स्टेटर की कोर बनी होती है। क्या होती हैं? अंदर वाला जो स्टेटर है ना उसका कोर बना होता है। राइट आंसर क्या ले लें हम लोग? कास्ट आयरन ले लें। क्या ले लें विद्वानों? कास्ट आयरन ले लें। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक अर्धचालक के डॉपिंग के लिए इस्तेमाल होता है? तो हम 2 तरह की डॉपिंग करते हैं। आप जानते हैं कि डॉपिंग एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? तो साहब जी हमारी अशुद्धि मिला करके सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाई जाती है। तो डॉपिंग हम लोग क्या करते हैं? चालकता बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? चालकता बढ़ाने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। और ये डॉपिंग मेरी 2 तरह के एलिमेंट से की जाती हैं।
एक आपका है ट्राई वायलेंट इम्प्यूरिटी, दूसरा है आपका पेंटा वायलेंट इम्प्यूरिटी। ठीक है, तो ट्राई वायलेंट और पेंटा वायलेंट इम्प्यूरिटी है। पेंटा वायलेंट से हम एन टाइप का मटेरियल बनाते हैं, ट्राई वायलेंट से हमको पी टाइप का मिलता है। पी में मेरा होल ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम होती हैं। और यहाँ आपका क्या होता है, पेंटा वायलेंट में इसको मिलाने से मेरी इलेक्ट्रॉन बढ़ती हैं और मेरा निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा साहब, होल आपका क्या होता है, इसमें घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, होल आपका कम हो जाता है। अब आपसे पूछा है कि कौन सा मेरा डॉपिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला एलिमेंट है, तो यहाँ आप देख लीजिए साहब, मेरी एंटीमनी प्रयोग में ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं, मेरी एंटीमनी जो है वह प्रयोग में ली जाती हैं। लेकिन कहाँ पर ली जाती हैं साहब, यह भी तो ध्यान देना है। कैसा एलिमेंट है ये, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये सब आपकी कैसी हैं, पंचसंयोजी तत्व है। कैसा है, पंचसंयोजी तत्व है। इसीलिए साहब जी हमारा राइट आंसर क्या है, एंटीमनी। एल्युमिनियम आपका यूज में हम लोग है, ये ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी, ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी है, लेकिन इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम उत्तर कौन सा ले लें साहब, ऑप्शन नंबर बी, एंटीमनी। चलिए, एकदम है विद्यार्थी जी, आज भी एलपी का टेस्ट है, संडे रहे कि मंडे रहे कि ट्यूसडे रहे, सब दिन एलपी का टेस्ट है, क्योंकि बीसी टेस्ट होना है। 8 हो चुका है, आज 9th नंबर का है, समय कहां है आपके पास। ठीक है, ये मामला है, सभी दिन है। ट्रांजिस्टर के मामले में कौन सा संबंध सही है, आई बराबर होता है इमीटर करंट बराबर होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, यही रिलेशन है, यहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। पीएमएमसी का पूरा नाम है परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल। क्या है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल, ऑप्शन नंबर ए। इसका इस तरह का जो उपकरण है सिर्फ डीसी वोल्टेज और करंट को मापने के लिए यूज में लिया जाता है। यहां हमने क्या किया है, एक कोर का प्रयोग किया है। इधर मेरी नॉर्थ और साउथ दो तरह की चुंबकीय पदार्थ है, और दोनों चुंबकीय पदार्थ आपस में कैसे हैं साहब जी, परमानेंट मैग्नेट डेवलप कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट हैं हमारे। यहाँ पर हमको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मिलता है, बीच में मेरी कोर है, ये पिवट है जिसके सहारे स्पिंडल जुड़ी है, और इस स्पिंडल के साथ में आपका पॉइंटर और ये फिर हमारा स्केल लगा है। नीचे हम लोग रिफ्लेक्टिव मिरर देते हैं जिससे हमारा विजुअलाइजेशन बेहतर हो पाए। ठीक है, यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट सिस्टम का हमने क्या किया है, प्रयोग किया है, जिसके वाइब्रेशंस वगैरह को, यानी गति को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। तो आपका राइट आंसर है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। काफी सेंसिटिव उपकरण है साथियों, और ध्यान रख लेना, एडी करंट डैम्पिंग का यहाँ यूज होता है, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम का कंट्रोलिंग में यूज होता है। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण खासियत थी कि यह सिर्फ और सिर्फ एसी और डीसी करंट को ही माप सकता है। ठीक है, सॉरी, सिर्फ डीसी करंट और वोल्टेज को, सिर्फ डीसी करंट और वोल्टेज को, एसी को कतई मापने में सक्षम नहीं है, एसी को कभी भी माप नहीं सकता। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, पावरफुल नहीं। डायोड के कार्य करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है, बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब। डायोड के काम करने की क्षमता है, वी कैन सेलेक्ट द आंसर फॉर दिस, व्हिच वन डियर फ्रेंड, यू मे हैव टू प्रोवाइड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तापमान पर निर्भर करती है, टेम्परेचर बढ़ता है, मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन हमें क्या होता है, अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, फिर यह कंडक्शन करना शुरू कर देती है। क्या होती है, कंडक्शन करना फिर शुरू कर देती है। तो याद रखिएगा साहब, हम क्या उत्तर दे दें, यहाँ जो है ना आपका सेमीकंडक्टर एनटीसी है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। क्या है मेरा, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। इसमें क्या होता है, तापमान बढ़ने पर चालकता इसकी बढ़ती है, और जब समान तापमान से कम रहते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा, समान तापमान से कम रहता है तो क्या हो जाता है साथियों, यह अचालक के रूप में काम करता है, और जब समान से उच्च होती है तापमान तो यह सुचालक के रूप में काम करता है। राइट आंसर आपका क्या है, तापमान के प्रभाव पर निर्भर करती है। कह रहा डबल पोल स्विच
निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। डबल पोल क्या करता है, एक तार को दो स्थितियों में, एक बल्ब को दो अलग अलग जगहों से नियंत्रित करने में यूज होता है। हम लोग इसका प्रयोग जीने की वायरिंग में करने का काम करते हैं, यानी स्टेयर केस वायरिंग में करने का काम करते हैं। कहाँ करते हैं, स्टेयर केस वायरिंग में, स्टेयर केस वायरिंग में, सीढ़ी वाले कमरे में ऐसा करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। क्या हो गया जी, बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे नहीं होगा, एग्जाम डेट बिल्कुल आगे नहीं होगा। मन लगा के तैयारी करिए, छोड़ इधर उधर की अफवाहों पर मत ध्यान दीजिए, ठीक है। इधर उधर की अफवाहों पर मत ध्यान दीजिए, नहीं तो उन अफवाहों के चक्कर में एग्जाम डेट बढ़ेगा 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 ऐसा सोच करके आप अभी पढ़ना छोड़ दिए, या अभी आप कम मेहनत किए और एग्जाम अपने समय पर ही होगा, और ऐसा ही होना है। और यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या हो जाएगा जानते हैं, आपके हाथ से फिर ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं करना। 20 नंबर आ रहा है तो और भी इंप्रूव करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करिए, ध्यान रखिएगा साहब, ठीक है। चलिए, सिंक्रोनस गति का क्या अभिप्राय है। सिंक्रोनस गति का अभिप्राय है कि ns बराबर 120 f/p होता है, और यह गति हमारी किसके समान होती है, स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति। क्योंकि आपका 3 फेज सिस्टम में जो आप स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, तो हमारे स्टेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह क्या होता है, एक फिक्स गति ns बराबर 120 f/p पर क्या होता है साहब, रोटेट करता है। इसी लेकर के हम लोग यहाँ जो कंसीडर करते हैं वह स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति को कंसीडर करने का काम करते हैं। यानी स्पष्ट है, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के सामान्य गति से होता है। और मेरा जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें हम लोग स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र और रोटर का चुंबकीय क्षेत्र दोनों को मैग्नेटिकली लॉक कर देते हैं, और जब दोनों लॉक हो जाता है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, तो जिस स्पीड से स्टेटर वाला घूम रहा है उसी से रोटर घूमता है। जैसे इस हाथ में हम पेन पकड़ लिए हैं, तो अब हम हाथ को घुमा रहे हैं तो पेन भी घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, बस यही बात है। तो ये चीजें कहाँ हो रही है, सिंक्रोनस मोटर में हो रही हैं साहब। ये हमारी बुक है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, जो अंतिम समय में बहुत मदद पहुंचाएगी, और शुरुआत से भी अगर आप इसके साथ टच रहे होंगे तो आपकी आज मजबूती बनी होगी। ऑप्शन पहला है मेरा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का बुक रुक्मिणी प्रकाशन से, दूसरा है ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रिकल का बुक, यही बुक आपको पढ़ना, 12,000 प्लस वाला फॉलो करना है। ITI ट्रेड थ्योरी ऑटोमोबाइल, ये डीजल मोटर मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक के लिए है। फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, प्लम्बर, चारों के लिए सिमिलर आपका क्या है, मैकेनिकल ग्रुप का बुक है। इन किताबों की मदद से आप अपने असिस्टेंट लोको पायलट बनने के सपने को जरूर साकार कर सकते हैं। तो इन सब बुकों को आप परचेज करिएगा, लेने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। आइए, निम्नलिखित में से किस कंड्यूट का उपयोग आमतौर पर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वायरिंग में किया जाता है। तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल दोनों में प्रयोग अगर हम करेंगे तो वह क्या होगा, सीम बेल्डेड कंड्यूट होगा, सब जगह यूनिवर्सल होगा, कहीं से कोई परेशानी हमें इसमें नहीं आएगी। मूविंग आयरन स्टील का संचालन किस प्रभाव पर, यह है मेरा मूविंग आयरन। इसमें आपकी क्या हो रही है, यहां पर जो आयरन है वो आपका क्या होता है, घूमता रहता है। इधर आपका पॉइंटर है, ये स्केल है, इधर आपकी क्या है, कंट्रोलिंग के लिए हम लोगों ने यहां पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया है। क्या किया है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया है। ये आप छोटी सी बातें ध्यान देंगे। इसके अपोजिट में यहाँ कंट्रोल वेट है, या आपका बैलेंस वेट है, जो हमारा फ्रीक्वेंट मूवमेंट को क्या करता है, मेरे पॉइंटर के फ्रीक्वेंट मूवमेंट को नियंत्रित करने का काम करता है। तो यहाँ पर आपकी हमारी जो क्वाइल है, आयरन है, वही पीस आपकी रोटेट हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मूविंग आयरन मीटर जो है साहब कहने का काम करते हैं। मेरा ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पर यह आधारित होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए विद्यार्थी जी ध्यान देते हैं। चलिए, रोहित शर्मा जी के चरणों में मेरा नमन है। रोहित जी, आपका आशीर्वाद इसी तरह से मुझे मिलता रहे, और आपके आशीर्वाद से मेरा भी
कल्याण होता रहे। आपका कितना कल्याण हो रहा है यह निश्चित रूप से समय बताएगा, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आपका जो मेरे प्रति सानिध्य है, आपका मेरे प्रति जो अपनत्व है, वह अपनत्व मुझे बहुत संबल प्रदान करता है, बहुत मजबूती प्रदान करता है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन सुखी हो, समृद्ध हो और आप बहुत आगे बढ़ें, ऊंचाइयों को छुएं और आपका सानिध्य, आपका प्रेम इसी तरह मुझ पर बरसता रहे, अनवरत बरसता रहे, ताकि मुझे भी कुछ न कुछ अपने जीवन के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम बना रहे। आइए जरा हम लोग आते हैं साहब, ध्यान रखिएगा, 3 फेज 8 पोल इंडक्शन मोटर, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 3 फेज 8 पोल इंडक्शन मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज से आपूर्ति की जाती है। ठीक है, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कभी आपका मुझे दर्शन हो जाए, आपका चरण वंदन करने का मुझे मौका मिले, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। बस ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद आप मुझ पर लुटाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इसी प्रेम से मुझे ताकत मिलती है। साहब जी 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज से सप्लाई की जाती है, स्लिप 4% है, रोटर की गति निकालनी है। एनआर बराबर होता है NS इंटू 1 - S होता है। ठीक है, हमारे पास स्लिप दिया हुआ है कितना, 4%, तो क्या हो गया 0.04 हो गया। ठीक है, अब यहां देख लीजिए मेरे पास पोल कितना है, 8 है। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 50 हर्ट्ज दी हुई है। अब आप यहां से NS पहले निकाल लीजिए, 120 F बाय आपका क्या होता है, P होता है। तो हम लोग 120 गुना 50 बटे P आपका क्या कर दें, 8, तो क्या मान मेरा हो जाएगा साहब, यहां हो जाएगा 6000/8। क्या हो जाएगा, 6000/8 आ जाएगा। मेरी मैग्नीट्यूड क्या हमें मिल जाएगी, 750 RPM मिल जाएगी। ठीक है, अब हम यहां इस फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां मेरा NR कितना हो जाएगा, 750 इंटू 1 - 0.04, सिंप्लीफाई करिए, 750 इंटू 0.96 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 720 RPM हो जाएगा। उत्तर हम कौन सा ले लें, ऑप्शन नंबर ए ले लें। ऐसे प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, हालांकि न्यूमेरिकल बहुत कम रहेगा, लेकिन एकाध इस तरह का प्रश्न अगर रहे तो नेचुरली आप इन प्रश्नों को क्या करिएगा, जरूर हल करने का प्रयास करिएगा। यही वो तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको निश्चित रूप से हल करने में सक्षम हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न चलिए। तारों के समूह से बनाए गए सिंगल कंडक्टर को क्या कहा जाता है। बहुत सारे तार को हमने क्या किया है, एक साथ असेंबल कर दिया है और इसके ऊपर इंसुलेशन का लेयर हमने क्या किया है, लगा दिया है। जब इंसुलेशन का लेयर हम इसके ऊपर लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में यह सभी तार एक साथ एक गुच्छे में जो संकलित हो जाते हैं उसे हम स्टैंडर्ड कंडक्टर कहते हैं। याद रखना, जो मेरे स्टैंडर्ड कंडक्टर हैं, स्टैंडर्ड कंडक्टर हैं, वह बिल्कुल इसी तरह होते हैं। हमारे घरों में भी यही तार यूज होता है। आप इंसुलेशन का लेयर जब हटाते हैं वायर स्ट्रिपर से तो देखते हैं पतला पतला बहुत सारा तार क्या होता है, एक साथ गुच्छे में रहता है। वो हमारी क्या है, स्टैंडर्ड कंडक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, आइए साथियों, विद्यार्थी जी हमारी जो 26 सेट की बुक लॉन्च हुई है उस बुक में 6 सेट आपके प्रीवियस ईयर के कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो 20 प्रैक्टिस सेट है उस सेट में हो सकता है इस टेस्ट से कुछ क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन सभी क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि वो थोड़ा अलग है, यहां थोड़ा अलग है, ताकि हम ये प्रयास कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों पर उसकी पकड़ हो सके। लेकिन रेलवे ने इतना कम समय दिया है जिसमें थोड़ी सी समस्याएं तो आ ही रही है, बट बैलेंस लेकर अगर हम चलें, चीजों को हम प्रॉपर तरीके से करें तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप जरूर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। रोटर के स्लॉट स्क्वायरल केज में पैरेलल होते हैं,
रोटर के अंत में अस्थायी रूप से छोटा कर दिया जाता है, एंड को शॉर्ट कर दिया जाता है। ये बात तो सही है। रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता, सही बात है, क्योंकि इसमें कुछ बाहर से जोड़ नहीं सकते हैं, बाहरी प्रतिरोध जोड़ने की संभावना नहीं, ये भी आपका सही है। लेकिन ये जो रोटर का स्लॉट्स कह रहा है उसके बारे में कह रहा है कि वह पैरेलल होता है, ये गलत बात है साहब, और आपसे कहा है गलत ही खोजने के लिए, मेरा उत्तर ए हो जाएगा। ये सारे आपके क्या होते हैं, एस्क्यूड होते हैं, क्या होते हैं, तिरछे होते हैं, एस्क्यूड होते हैं, तिरछे होते हैं। और तिरछे होने के कारण ध्यान रखिएगा, तिरछे होने के कारण हमें फायदा भी मिलता है, नेचुरली हमारी क्या होती हैं, तो आपका साहब जी इसके तिरछे होने से आपका साउंड का भी नॉइज कम प्रोड्यूस होती है, टाइट फिटेड भी रहती हैं, ये सब हम लोगों को सुविधा मिलती है। ठीक है, इंड रिंग के माध्यम से सॉर्टेड होता है, इसका मेंटेनेंस, इसकी मरम्मत, इसकी रखरखाव बहुत कम हमको करनी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा प्रयोग 90 से 95% हम लोग किसका कर रहे हैं, 90 से 95% कर रहे हैं किसका उपयोग, निसंदेह हम लोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का कर रहे हैं। और तिरछा होने से मैग्नेटिक लॉकिंग की भी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती है, ये सब भी बेनिफिट हमको मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च आवृत्तियों पर कंडक्टर के सतह के साथ धारा प्रवाहित होती है, इस घटना को क्या कहा जाता है। उच्च फ्रीक्वेंसी पर, हाई फ्रीक्वेंसी पर किसी कंडक्टर के सरफेस पर जो करंट हमें प्राप्त हो रही हैं, वह प्रभाव आपका स्किन इफेक्ट कहलाता है। ये विशेष रूप से कहाँ होता है, एसी सर्किट में होता है, खास करके जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है उन सभी जगहों पर यह स्किन इफेक्ट आती हैं। इससे बचने के लिए हम लोगों को बंडल कंडक्टर का क्या करना, यूज करना है। होता यह है साहब कि हमारे तार के भीतरी भाग से बिल्कुल भी आपकी क्या होती है, धारा नहीं जाती, सारी धारा कहाँ जाती है, इसकी अपर लेयर से जाती है। क्या होती है, इसकी अपर लेयर से जाती है। और अपर लेयर से जाने के कारण, अपर लेयर से जाने के कारण क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, ध्यान रखिए, अपर लेयर से जाने के कारण आपका क्या होता है साहब, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है मेरा साहब जी, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके करंट का। और करंट का जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कारण स्किन इफेक्ट आती हैं, जिससे आपके कंडक्टर के लाइफ में क्या होती हैं, डेफिनेटली कमी आती है, रिडक्शन होता है, मेरा कंडक्टर कमजोर पड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रतिरोध कम होगा, तो साहब जी हमारी मेगर का रेजिस्टेंस उच्च रेजिस्टेंस मापने के लिए यूज ही करते हैं, ठीक है ना। तो यहां तो हमारी वोल्टेज सहने की क्षमता भी उच्च होनी ही चाहिए, तभी मेजरमेंट हो पाएगा। वोल्ट मीटर की बात करें तो आदर्श वोल्ट मीटर की बात अगर हम करें तो इसका क्या हो जाता है साहब, हमारे वोल्ट मीटर में हम रेजिस्टेंस का सदैव क्या करते हैं, उच्च रेजिस्टेंस की हम प्राथमिकता देने का प्रयास करते हैं। मेरी जो अमीटर है इसका रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना बेस्ट माना जाएगा, और अमीटर को सदैव कैसे जोड़ा जाएगा, श्रेणी में जोड़ा जाएगा। अगर रेंज एक्सटेंशन भी करना है तो हम अमीटर के पैरेलल में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ करके रेंज बढ़ाने का काम करते हैं। वोल्ट मीटर का रेंज एक्सटेंशन करना है तो वोल्ट के साथ श्रेणी में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ करके रेंज हम बढ़ाने का काम करते हैं। फ्रीक्वेंसी मीटर में भी ऐसी कोई बात नहीं है, इसका काम आवृत्ति मापना है। तो मेरे अमीटर में ही क्या होता है, लो रेजिस्टेंस की नीड हम लोगों को पड़ती है। पृथ्वी की मिट्टी के प्रतिरोध पर नमी का क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप मिट्टी में पानी वगैरह बराबर डालते रहते हैं, नमक चारकोल वगैरह डालते रहते हैं, तो नेचुरली क्या हो जाएगा, जब नमक चारकोल ये सब डालेंगे मिट्टी के अंदर, पानी डालते रहेंगे, नमी बनी रहेगी, तो स्पष्ट सी बात है साथियों कि हमारे प्रतिरोध में कमी आएगी। मेरे जो पृथ्वी का प्रतिरोध है वह घटेगा। वह जब घटेगा, लीकेज करंट धड़ल्ले से पृथ्वी के अंदर जाएगी, और अल्टीमेटली ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत ही सुगम, सुलभ और बेहतर हो जाता है। मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा साहब, मृदा प्रतिरोध कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साथियों आप सब जानते हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह संस्थान के माध्यम से आप सभी के लिए डेली टेस्ट संचालित हो रहा है। बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग का, ट्रेड का 75 क्वेश्चन, फुल सेट हमारे CBT 2 का, ये सभी चीजें ऑफलाइन भी संचालित हो रही हैं और ऑनलाइन भी हो रही हैं।
ऑनलाइन में सारे टेस्ट आपको मिलेंगे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर, वहां पर पीडीएफ भी आपको मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ भी आपको मिलेगा। और ऑफलाइन में यह टेस्ट हमारे बाजार समिति सेंटर जो कि रेनबो बिल्डिंग में है और किसान कोल्ड स्टोरेज मुसल्लपुर हाट में, वहां पर आयोजित होती हैं। आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। और हमारी क्लासेस भी ऑफलाइन में 2 बजे से लेकर रात 8:30 PM के बीच लगातार चल रही हैं, ठीक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने मिनिमम जो हमारा स्कोरिंग मार्क्स है उससे बेहतर आप स्कोर कर पाएं। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जीतौर मेहनत करिए, मन से पढ़िए और अनवरत प्रयत्नशील रहिए। सुबह 8 बजे हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे इन्हीं 75 प्रश्नों के डिस्कशन को लेकर के। और 9:30 AM ऑनवर्ड हम आपकी सेवा में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के माध्यम से रहेंगे, ठीक है। आज बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की डिस्कशन नहीं हो रही है, कल यह अपने समय पर निश्चित रूप से होगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए